फूड का बिजनेस देखने में बहुत ही अट्रैक्शन है इसके अंदर। मुश्किल काम उनके लिए है कि जिनको ये काम का पता नहीं है। जो वर्ड है ना कंसल्टेंट, मुझे इससे नफरत हुई कि लोगों के रेस्टोरेंट्स उन्होंने इसलिए बनवाए कि उन्होंने उसमें से पैसे खाए। जितनी तेज़ी से बनाए उतनी तेज़ी से बंद भी किए। 50% आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं, 50% आप ये यूटिलिटीज़ पे जा रहे हो, जैसे आप रेंट की बात कर रहे हैं, आप उधर दे रहे हैं। आपने रेस्टोरेंट बनाया हुआ है पाकिस्तानी, आपने स्टाइल बनाया है पाकिस्तानी, आपने सारा माहौल बनाया हुआ, लेकिन आप जिंगर बर्गर की तरफ चले गए। मुली लोग जो है वो ये समझते हैं कि मेरा बेटा बाहर से पढ़ के आ गया, बस अभी इसको रेस्टोरेंट बना के देंगे, ये चलाएगा ना। मेरा तो पंप है और मैं तो ये काम करता हूँ, ये डिफरेंट स्टोरी में जाएगा तो ये रेस्टोरेंट चलाएगा, क्योंकि रेस्टोरेंट को आसान समझता है। देखिए पाकिस्तान में आप लाइफ फुल ऑफ चैलेंज। टमाटर का रेट बढ़ गया है तो टमाटर वाले से पूछें क्यों बढ़ा कर, डॉलर देखें ना आप, वो भी डॉलर पे चला जाता है ना कि टमाटर का रेट क्यों बढ़ गया। क्या आपका शुमार भी ऐसे पाकिस्तानियों में से होता है, मतलब ऐसे एंटरप्रेन्योर्स या ऐसे स्टार्टअप्स में से होता है जो चाहते हैं कि उनका एक अच्छा रेस्टोरेंट हो या वो फूड बिज़नेस के अंदर जंप करना चाहते हैं, लेकिन जब हम स्टैट्स को देखते हैं, सर्विस को देखते हैं, तो उसमें पता चलता है कि पाकिस्तान में जो 60% जो रेस्टोरेंट्स हैं वो अपने ऑपरेशंस के पहले साल में ही क्लोज़ हो जाते हैं, जबकि इसी तरह बाकी जो 80% रेस्टोरेंट्स हैं वो अगले 5 सालों में क्लोज़ हो जाते हैं। अब ये क्लोज़ क्यों होते हैं? एक अच्छा रेस्टोरेंट सेटअप करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं हमें लेने चाहिए, और इसके लिए हमें इंडस्ट्री के लोगों से अलाइन कैसे होना है ताकि हम उनसे मज़ीद सीख सकें और एक अच्छा रेस्टोरेंट बना सकें और फेलियर्स के जो चांसेस हैं उसको कम से कम कर सकें। इसके लिए आज हम बात करेंगे, मेरे मेंटोर भी हैं, वन ऑफ द सीनियर पर्सन इन द इंडस्ट्री, नईम साहब। लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि हु इज़ नईम। जी नईम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच सोहेब साहब आपके बुलाने का। और बिल्कुल मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मोहम्मद नईम, और मैं लास्ट 33 ईयर से इस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ। और अगर थोड़ा सा मैं और पीछे जाऊँ तो मेरे फादर इस इंडस्ट्री से थे, तो उन्होंने 50 ईयर्स जो है वो इस हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशन को दिए हैं। अब 33 ईयर्स मैंने दे दिए, तो ऑलमोस्ट ऑल टुगेदर कोई 33 ईयर्स जो है हमारी फैमिली के इससे जुड़े हुए हैं। और आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह ताला मेरी बेटी भी हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट पढ़ रही है अब, तो वो भी इसको ज्वाइन करेगी, तो होपफुली 100 ईयर्स इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो बाकी मेरा अपना प्रोफेशन जब से मैंने स्टार्ट लिया ऑलमोस्ट कोई फ्रॉम 1992, और एज़ बस बॉय, क्योंकि एक शौक़ था, वालिद पहले इसी में थे, तो मेरा था कि मैं भी इसमें आऊँ, क्योंकि इंडस्ट्री बड़े मज़े की है और बड़ी शोबिज़ टाइप की है, और खाने और मतलब खाना बनाना, खाना खिलाना वैसे भी एक अच्छा काम है, अच्छा लगता है। तो इसलिए आए और बस बॉय से स्टार्ट लिया, और बस बॉय से फिर एक अच्छी चीज़ मैंने ये की कि शायद अल्लाह ताला ने करवाई, मैं खुद कुछ भी नहीं, कि हमने इसको जितने भी इसके डेजिग्नेशंस हैं, स्टेप्स हैं, वो सारे पूरे किए। कि बस बॉय से फिर वेटर, और फिर जूनियर वेटर, और दिस एंड दैट करते 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 आज अल्लाह का शुक्र है कि डायरेक्टरशिप और उसे रेस्टोरेंट चलाना भी आता है, रेस्टोरेंट बनाना भी आता है, और रेस्टोरेंट को कैसे लेके जाना है और कैसे उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और किस तरह उसको चलना चाहिए, तो वो भी हम कर रहे हैं। और मार्केट में बेस्ट प्रैक्टिस भी जो है अवेलेबल है। और हम भी जो आजकल की दुनिया है न्यू, जो उसमें पहले होता था हार्ड वर्क, तो मैं कहता था कि हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और अभी भी मैं यही कहता हूँ। लेकिन अभी जो मैंने भी ऐड किया है, और मैं कहता भी हूँ सबको स्मार्ट वर्क की तरफ, क्योंकि न्यू आने वाली जनरेशन जितनी भी है वो स्मार्ट वर्क को ज़्यादा तरजीह दे रही है। तो मेरी उनके लिए भी मैसेज है कि स्मार्ट वर्क ज़रूर करें, बट हार्ड वर्क का कोई नेमुल बदल नहीं है। तो प्लानिंग के साथ और स्ट्रैटेजी के साथ स्मार्ट वर्क को ज़रूर करें, और क्योंकि आजकल गैजेट्स आ गए हैं बहुत ज़्यादा, तो वो जब आप अलाइन करते हैं हार्ड वर्क के साथ, तो फिर आप उसको कहते हैं कि डबल फ़ायदा हो जाता है उसका ना। तो ये स्मॉल जो है इंट्रो है, और बाकी इंशाल्लाह आगे चलते हैं। अच्छा नईम भाई, ऐसा है कि जैसे मैंने पहले बताया, इंट्रो में बताया कि मैं एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहता हूँ, और आप इस टाइम मेरे एक मेंटोर हैं, और यूँ समझे कि मैं आपसे एक गाइडलाइन लेने जा रहा हूँ। इस तरह बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोटिवेटेड हैं, जो कि रेस्टोरेंट का बिज़नेस करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको शौक़ भी है, और उसमें वो जितना बेहतर से बेहतर सोच रहे हैं, वो करना चाहते हैं। अब एक रेस्टोरेंट का बिज़नेस है, वो कैसे स्टार्ट किया जाए? अहम सवाल तो ये है, क्योंकि पहला जो स्टेप है कि रेस्टोरेंट का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, उसके बारे में आप बताएं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और बेसिकली लोग सोच रहे होते हैं कि हमने बिज़नेस करना है ना, तो बिज़नेस क्या करें। तो सबसे पहला जो
उनके माइंड में सवाल आता है ना, तो वही आता है कि फूड बिज़नेस करें। नॉर्मली आप देखते होंगे जब भी किसी पे कोई आता है कि बिज़नेस करने की तरफ जा रहा है, तो सबसे पहले तो क्यों ना हम फूड का बिज़नेस करें। अच्छा, क्योंकि फूड का बिज़नेस देखने में बहुत ही अट्रैक्शन है इसके अंदर, बहुत ही अट्रैक्टिव है, और लोगों को लगता है कि इसकी जो मतलब अंदर जब रेस्टोरेंट में जाएं तो एसी चल रहे होते हैं, लोग बड़ी सर्विसेज दे रहे होते हैं, अच्छे खाने बन रहे होते हैं, लेकिन जो बिहाइंड द स्टोरी जो एक चीज़ है वो उनको पता नहीं होती कि पीछे चल क्या रहा है, इसको मैकेनिज़्म को चलाने के लिए कितनी कोशिश और कितनी जो है वो मेहनत चाहिए। तो वो उसको नहीं देख रहे होते हैं, वंस वो स्टार्ट कर लेते हैं तो फिर वो ज़ाहिर बात है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो मैं ये एडवाइस भी करूँगा और रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जब भी बिज़नेस करें पहले आप ये देखें कि उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स क्या हैं। और फूड बिज़नेस तो बहुत ही मुश्किल काम है, मैं दोनों वर्ड यूज़ करता हूँ, मेरी एक थोड़ी आदत है कि बहुत ही मुश्किल काम है और बहुत ही आसान काम है। मुश्किल काम उनके लिए है कि जिनको ये काम का पता नहीं है और वो शुरू कर लेते हैं। आसान उनके लिए है कि जो शौक़ से करना चाहते हैं और इसको पूरी इसकी स्टडी करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जैसा कि अभी आप पूछ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर उस पे पूरा काम करने के बाद उसके बजट, उसकी चीज़ें करने के बाद स्टार्ट लेते हैं और साथ में लोगों को ऐड करते तो वो चला पाते। अब हम आते हैं कि इसको कैसे करना चाहिए, जैसे अभी आपने सवाल किया। तो पहला स्टेप यही है कि सबसे पहले कि आपका शौक़ होना चाहिए कि आपने फूड बिज़नेस में वाक़ई हम करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा बिज़नेस है और उसके लिए फिर आप थोड़ी स्टडी करेंगे कि आप किस शहर में करना चाह रहे हैं। आप नॉर्मली ये होता है कि लोग जहाँ रह रहे होते हैं तो उसी को ही फ़ोकस करते हैं कि उसकी बेस्ट लोकेशन देखने की तरफ जाते हैं। तो पहले आपने अपना पहले आइडिया लॉक करना है कि आप किस ऑडियंस को बुलाना चाह रहे हैं, इनवाइट करना चाह रहे हैं कि वो आए आपके रेस्टोरेंट में खाना खाएँ, तो वो कौन सी ऑडियंस होगी। तो उसके मुताबिक आप मेन्यू सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके मुताबिक आप आइडिया फुल कंप्लीट करते हैं कि मेरा मेन्यू ये होगा, मेरा एम्बियंस ये होगा, फिर वो आर्किटेक्ट की सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद फिर आप कहते हैं आइडिया इज़ कंप्लीटेड, नाउ हम अब इसकी फिजिबिलिटी बना लेते हैं, तो उसके फाइनेंशियल्स भी आप बना लेते हैं। फिर आप आ जाते हैं कि अब कंप्लीट हो गई है, अब हम करने जा रहे हैं। तो करने के लिए डेफ़िनेटली फिर आपको बेस्ट लोकेशन चाहिए होती है। इसके पहले 3 हैं भी है कि लोकेशन, लोकेशन, लोकेशंस। तो आप बेस्ट लोकेशंस ये देखते हैं कि जो मैंने आइडिया कंसीव किया है, उसके लिए बेस्ट लोकेशन कौन-सी है और किस शहर में होना चाहिए। आपने क्या कौन-सी ऑडियंस को, टॉप ऑफ द लाइन अपने ऑडियंस को इनवाइट करना है, तो मैं किस शहर में करूँ। तो आप उसको फिर आप देखते हैं कि बेस्ट लोकेशन में मेरे लिए इस शहर की ये वाली है, लोगों का रुख उधर है। लोगों का बेसिकली होता ये है कि हम लोग थोड़ा डिफरेंट वे में जाते हैं, उस शहर में रहते हैं, सर्वे करते हैं 3-4 दिन के, वो लोगों का रुख किस साइड पे है, लोग जाते किधर है। रात को निकल के गाड़ी में बैठकर जो एक वो कहते हैं ना आवारागर्दी करनी होती है कि वैसे चक्कर लगाने रोड पे, तो वो रोड कौन सी है और सूरज कैसे निकलता है और सूरज कैसे डूबता है, लोगों का उठने का स्टाइल क्या है और लोगों का सोने का स्टाइल क्या है उस शहर का, और जो स्पेंडिंग है लोगों की, पॉकेट साइज़ है वो क्या है। तो उसके मुताबिक आप क्यूज़ीन्स को और भी बहुत सारी चीज़ें, क्यूज़ीन्स को और फिर लोकेशंस को आप मार्क करते हैं कि मेरे लिए बेस्ट लोकेशन ये है। तो फिर आप अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। अब उसमें जो आपने क्वेश्चन किया वो ये है कि जिसका शौक़ होता है, जो करना चाहता है कि मैंने ये करना है और इसमें सक्सेस लेनी है, तो वो कर लेता है। तो और जो सिर्फ़ बिज़नेस के तौर पे देखता है कि मैंने बिज़नेस करना है और पैसे कमाने हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल में आ जाता है, क्योंकि डिज़ायरेबल प्रॉफ़िट्स उसमें उस तरह नहीं है जिस तरह वो सोच रहा होता है। बेसिकली ये बिज़नेस ऐसा ही है कि जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी आप उसको फ़ीड कर रहे होते हैं, अच्छा खाना खिला रहे होते हैं, फिर बड़ा हो रहा है, एवरी ईयर वो बड़ा हो रहा है ना। तो पहले 2 साल का, फिर 4 का, फिर 5 का, तो आप अगले उसको स्कूल पे भेजने शुरू कर देते हैं, फिर इसी तरह बड़ा होता जाता है, आप नमाज़ पढ़ाते हैं। तो बेसिकली एग्जैक्टली फूड बिज़नेस भी इसी तरह ही कि आप उसके साथ उसको, पहला साल हुआ है तो पहले साल में आपने उसको देखभाल करनी है कि कैसे हो, दूसरा साल तीसरा, तो जैसे ही मैच्योर होता चला जाता है, बड़ा होता चला जाता है, तो फिर आपको सक्सेस रेट उसका उतना ही हाई चला जाता है। तो मेरा यही है कि जब भी ये वाला बिज़नेस जो भाई भी करें, वो सोच के प्लान करके, पहले और अभी बहुत डिफरेंट चीज़ें हो गई हैं। पहले बड़ा आसान होता था, प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई होते थे, लेकिन चूँकि इन्फ्लेशन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हिट किया है, एवरी ईयर आप इतने ज़्यादा इन्फ्लेशन में आ जाते हैं कि आपकी स्ट्रेट अवे आपकी प्रॉफिट मार्जिन हिट हो रहा है यहाँ पे। तो इसलिए
हर चीज़ों को देख के और फिर उसके मुताबिक डिसीजन लेना चाहिए। अच्छा चलें, इसमें प्रॉफिट है या नहीं है, चलें इस पे तो हम बाद में जाएंगे, और प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है या प्रॉफिट कैसे काउंट होता है या वो अर्निंग या इनकम कैसे लेके इसमें से निकाली जाती है, ये वो पेन पॉइंट्स हैं जो मतलब मेरे मुझ समेत बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या स्टार्टअप्स हैं, वो ये उनका फोकस होता है कि यार बाय द एंड ऑफ द मंथ या बाय द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास क्या आ रहा है, क्या बच रहा है। ऑब्वियसली मामलात होते हैं, उसी से मामलात चलाने भी होते हैं, ग्रो भी करना होता है। अब जहाँ तक बात है कि रेस्टोरेंट स्टार्ट करने की, जहाँ आपने बात की कि लोकेशन लोकेशन लोकेशन, अब ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आपने उसके कुछ फैक्टर्स भी बताए। अब मैं इस्लामाबाद की बात करता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं इस्लामाबाद में स्टार्ट करूँ, लेकिन जब मैं अच्छी लोकेशन को देखता हूँ तो उसका रेंटल बहुत हाई होता है, और पिछले कुछ सालों से इस्लामाबाद के रेंटल्स भी कुछ समझ से बिल्कुल बाहर हैं। और मैं बिल्कुल 1 साल से प्लानिंग करता करता रह गया हूँ। 1 साल पहले रेट्स और थे, अब रेट्स और हैं। इस सब चीज़ों के जो बीओक्यू बना 1 साल पहले रेट और था, अब रेट्स और हैं। अब लोकेशन अगर हम इस्लामाबाद की बात करें, उसको सामने रखते हुए बजट को, कितना बजट हमारे पास होना चाहिए कि हम एक अच्छा रेस्टोरेंट से मेरी मुराद है कि अच्छा फाइन डाइन रेस्टोरेंट जिसे कहते हैं, वो उसके लिए कितना बजट होना चाहिए, उससे हम वो स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अभी आप इस्लामाबाद की बात करें तो अच्छा, पहले तो ये आप डिसाइड कर लें कि आपने किस टाइप का रेस्टोरेंट बनाना चाह रहे हैं। आप इस कॉफ़ी शॉप बनाना चाह रहे हैं या कोई चाइनीज़ है, क्योंकि यहाँ चाइनीज़ का ट्रेंड चल पड़ा है, और या फिर पाकिस्तानी है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि रेंटल बहुत ज़्यादा हाई हो गए। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कि जो न्यू मार्केट्स इस्टेब्लिश हो रही हैं, जैसे डीएचएफ देखें बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो रहा है, और लोग ज़्यादा जा भी रहे हैं, तो वो अभी अट्रैक्टिव मार्केट्स हैं कि फ्यूचरिस्टिक अगर हम देखें तो वहाँ हम स्टार्ट कर सकते हैं। कि वहाँ हम अगर मैं इस पे थोड़ी और भी बात करूँगा, आप एक और पॉइंट भी ऐड करूँगा इसमें, कि वहाँ पे जगह ली जा सकती है, और आप उसको अगर बनाए तो वहाँ पे रेंटल भी कम है, और लोग भी वहाँ पे स्विच कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ इस्लामाबाद में अगर देखें तो रहने के लिए घर नहीं मिल रहा है, और या अगर अवेलेबल भी है तो इतना एक्सपेंसिव है कि वो अफोर्डेबिलिटी नहीं है उसकी ना। नॉर्मली लोग फिर आउटस्कर्ट्स में जा रहे हैं, जो भी ख़ासतौर पे डीएचए, जो इस्लामाबाद भी आ रहा है और डीएचए की तरफ। अच्छा, इससे भी मैं आपसे पहले तो ये कहूँगा आपको कि पहले बड़े स्केल पे रेस्टोरेंट बना करते थे, जैसे आपको याद होगा मुनाल भी था, और अभी भी मुनाल भी है, या बाकी रेस्टोरेंट पाकिस्तानी 200-300 की कैपेसिटी के थे। अब चूँकि रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है, आपकी बिजली भी बहुत महंगी है, हर चीज़ ही मतलब आपकी बहुत महंगी है, और उसको फिल करना भी बहुत मुश्किल है। वो किसी इवेंट्स पे, यानी ईद के इवेंट्स पे आके फुल होते हैं, या फिर वीकेंड्स पे आपके पास अगर रिजर्वेशंस है तो जाके फुल होते हैं, लेकिन रनिंग कॉस्ट उसकी डेली आपको एवरी आवर जो है ना पड़ रही है। तो मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी जब आप डिज़ाइन कर रहे हैं रेस्टोरेंट, तो आप उतने ही लेवल पे करें कि किस एरिया में बना रहे हैं, और उसकी कैपेसिटी डिफ़ाइन कर लें कि हम 100 से ज़्यादा नहीं बनाएंगे, ताकि रनिंग कॉस्ट उसकी कम हो। और या फिर 70s का, क्योंकि 70 का भी बहुत रेस्टोरेंट होता है अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो। और क्योंकि यहाँ पे मिक्स लोग बैठ भी जाते हैं, इशू नहीं है कोई, तो छोटे शहरों का थोड़ा सा इशू होता है ये वाला। तो एक तो वो है, और ताकि रनिंग कॉस्ट हमारी कम हो जाए, और हमारा जो कैपिटल है वो भी कम लगे। अदरवाइज़ हम अगर बड़े रेस्टोरेंट हम पहले बनाया करते थे, मैं अगर आपको थोड़ा पीछे ले जाऊँ, बैक इन 2010, तो हम लोग कोई 30 मिलियन में बहुत अच्छा रेस्टोरेंट बना लेते थे, और ऑलमोस्ट कोई 250 का रेस्टोरेंट बना लेते थे, इंटीरियर एक्सटीरियर एवरीथिंग। 250 की कैपेसिटी, सीटिंग कैपेसिटी की यस। बात कर रहे हैं। अच्छा, उसमें हम मीटिंग रूम भी बना लेते थे कि 50 का मीटिंग रूम होता था, जिसमें आप एंगेजमेंट्स, बर्थडे पार्टीज, या फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए प्रेजेंटेशंस टाइप की इवेंट्स भी चलते मतलब रहते थे। कॉर्पोरेट्स के लिए कॉर्पोरेट्स के लिए वो भी होता रहता था। तो वो अभी क्या हो गया कि वो अब बड़े शहरों में ऐसा उसकी ज़रूरत इस तरह नहीं होती है, लेकिन अब मैं अगर बात करूँ तो अब उसको 3 टाइम कर लें आप, जो मैंने 30 मिलियन बताया, 9, मतलब आप यूँ देखें कि आप हमें 90 कोई, मिलियन की आप बात यस, इतना ज़्यादा हो गया। अच्छा, उसमें भी आपको फिर भी हम कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं कि यार हम लोग टाइल वर्क करा रहे हैं, सीलिंग वर्क करा रहे हैं, या हमने इंटीरियर देखा तो हम इसमें और ऑप्शन क्या आ गया कि जो कम रेट पे हमें पड़ जाए और सेम डिज़ाइन बन जाए, तो हम ये कर रहे होते हैं। क्योंकि मुझे याद है अच्छी तरीके से, क्योंकि हम ये रेस्टोरेंट बनाते रहते हैं, कि हम लोग क्रॉकरी जब लेते थे, अगर 300 का रेस्टोरेंट है, 250 300 का, तो हम डबल लेते हैं, परचेज़ करते हैं। तो 600 का, तो 600 की जो क्रॉकरी होती थी वो मोर लेस 10 से 12 लाख की होती थी। अब अगर आप लेने जाएं, ये किस क्रॉकरी की, अच्छी वाली क्रॉकरी? अच्छी क्रॉकरी, जो आर ए के की बात अच्छे कर रहे ब्रांड हैं, आर ए के की आप बात कर लें तो बेस्ट ब्रांड अभी जो इम्पोर्टेड है,
तो अभी अगर आप लेने चले जाएं तो आपको मिनिमम 3 मिलियन प्लस पे मिलेगी। अच्छा। हाँ, वो मतलब वो कहानी चेंज। तो इस तरह हर चीज़ की इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसको अब कैपिटल भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, और फिर उसका जो पे बैक पीरियड है वो बहुत ज़्यादा एक्सीड कर गया हुआ है, तो वो फिजिबिलिटी नहीं बन पाती उससे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी, उतना ही लेवल का रेस्टोरेंट बनाए जो एक भरा भी रहे। ज़्यादा अच्छा है अगर वेटिंग लगी हुई है, फूड अच्छा आप दे रहे हैं तो वेटिंग ज़्यादा अच्छी है, लोगों को अच्छा है कि लोग वेट करें उसके लिए और इन्जॉय करें उसको, और फिर आप उसकी एक और ब्रांच बना दें। उस तरह कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर है कि बजाय इसके कि हम बड़ा बना के बड़े स्केल पे बना के उसको खाली रखें। तो ये है। और इन्वेस्टमेंट की मैंने आपको बात बता दी। और दूसरा ये कि जो पे रोल है वो भी इसी तरह एक्सीड कर गया हुआ है। बड़ा रेस्टोरेंट है तो स्टाफ भी आपको ज़्यादा चाहिए, तो इस ये भी है। तो सारे फैक्टर्स अगर आप नॉर्मल लेवल पे ले जाएं तो वो एक मीडियम लेवल का बन जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड आप बहुत हाई रख सकते हैं, फूड क्वालिटी आप ज़्यादा अच्छी रख सकते हैं, उस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि आप क्या देना चाह रहे हैं, उसके मुताबिक रख सकते हैं आप। नहीं, अब देखें ना, अब यहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि जो कॉस्ट है वो मतलब 3x चली गई, मतलब जहाँ पे 30 मिलियन की कॉस्ट थी वो एग्जैक्टली। 90 मिलियन पे चली गई, लेकिन हमारे जैसे लोगों के पास इतना बजट नहीं हाँ, होता। एग्जैक्टली। लेकिन अब सवाल ये है मतलब कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास बजट जो है वो अंडर 10 मिलियन है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा मतलब डिसेंट सा रेस्टोरेंट बनाऊँ, अच्छी लोकेशन पे बनाऊँ। अब ऑब्वियसली ज़ाहिर सी बात है, हार्ड सेविंग है, हार्ड अर्निंग है अपनी जॉब से या जो अपने जो दूसरे मामलात हैं उनसे। अब उसमें क्या है, क्योंकि मैं तो पिछले 6-7 महीनों में पूरे इस्लामाबाद का सर्वे कर चुका हूँ। मैं I8 भी गया, मैं F6 भी गया, मैं इसके अलावा F10 भी गया, F11 भी गया, DHA भी गया। रेंटल्स तो मतलब स्काई रॉकेट है, मतलब 6 महीने पहले वही रेंटल जो ₹500 ₹600 पर स्क्वायर फीट थे यहाँ पे, अब वो रेंटल ₹1000 पर स्क्वायर फीट को टच कर रहे हैं, और I8 भी मेरी समझ से बाहर हो चुका हुआ है। एग्जैक्टली। अब दूसरा अब सवाल ये है कि I8 के अंदर जितने रेस्टोरेंट इस टाइम पे ओपन हुए हैं, अब मुझे ये देखना है कि इनका फ्यूचर क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली जितने हाई रेंटल्स हैं क्या वो अपनी कॉस्ट मीट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगेन मेरा सवाल वहीं पे आता है, मेरा बजट अंडर 10 मिलियन है, अब मुझे पता है अंडर 10 मिलियन में मैं क्या करूँ, कैसे हाँ, करूँ? अच्छा अच्छा सवाल है। अच्छा, अंडर 10 मिलियन देखिए, आप रेस्टोरेंट टाइप जो है ना, कैटेगरी, वो आप चूज़ कर लें। आप थोड़ा लो मैं लेवल फा पे चले जाएँ, आप शाजी मैं स्टाइल में चले जाएँ। नहीं, 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 शाजी स्टाइल नहीं। बेसिकली देखें, अगर मैं इस्लामाबाद की पॉपुलेशन पे बात करूँ तो हमारे यहाँ पे माशाल्लाह जो यंगस्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं, और जेन ज़ी हो गया, ये वाला एक कम्युनिटी जो है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब तादाद एग्जैक्टली। में है, और माशाल्लाह ये रात को अब निकलते भी हैं इस्लामाबाद। अब वैसा इस्लामाबाद नहीं रहा जो हम अपने बहुत बचपन में चेंज हो गई, देखते थे। बहुत चेंज हो ईदें हम यहाँ पे खाली सड़कों पे गुज़ारते थे, अब माशाल्लाह मतलब माहौल चेंज हो चुका है, और पिछले कुछ टाइम में बहुत सारे फ़ास्ट फूड ब्रांड्स यहाँ पे ओपन होना शुरू हो गए। एग्जैक्टली। बड़ा अच्छा उनको माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मेरा भी शौक इसी में ही है। अच्छा, इस पे मैं ज़रूर बात करूँगा। अभी आपने मेंशन भी किया, मैंने कहा रेस्टोरेंट टाइप आप चेंज करते हैं, तो आपने अगर बनाना तो आप फास्ट फूड कर सकते हैं। फास्ट फूड का क्योंकि बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं चाहिए होता, बहुत ज़्यादा मीन्स कि बड़ा रेस्टोरेंट नहीं चाहिए होता। आप फास्ट फूड को बहुत अच्छा स्मार्टली प्ले कर सकते हैं अपने विद इन द बजट में। और एक चीज़ जिसमें ख़ास ख्याल रखना होता है कि नॉर्मली लोग इसको जो अपने फेलियर की बात भी की है, वो कंटीजेंसी फ़ंड नहीं प्लान करते उसके अंदर ना। तो वंस वो कहते हैं कि ये बन गया तो यहाँ तक की इन्वेस्टमेंट है, और फिर उसके बाद ये चलेगा तो यहाँ से कमाएंगे, वो पहले से ही प्लान में चॉक आउट कर लेते हैं कि ये होगा। लेकिन अगर वैसा नहीं होता तो फिर वो प्रॉब्लम होता है। तो मेरा मशवरा ये होगा कि इस बजट के अंदर हम कोई फ़ास्ट फूड कर सकते हैं, कॉफ़ी शॉप कर सकते हैं, क्योंकि वो और छोटे लेवल पे होता है। तो क्योंकि उसमें टेक अवे और होम डिलीवरी वाला पर्पस ज़्यादा होता है। आप तो देख भी रहे होंगे हमारे यहाँ जो चल भी रहे हैं फ़ास्ट फूड, जैसे आपने बताया इस्लामाबाद में भी, बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड आए हैं। तो इस बजट से मतलब बहुत अच्छा मैनेज हो सकता है वो। नहीं, सवाल फिर वहीं पे आ जाता है मेरा, क्योंकि इस्लामाबाद की जब मैं रेंटल्स देखता हूँ, मैं फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट ओपन करने जाता हूँ तो मुझे मुझे मिनिमम जगह भी जो रिक्वायर्ड है वो 500 स्क्वायर फीट जगह रिक्वायर्ड है। हाँ, किसी अच्छी लोकेशन पे जाता हूँ तो मुझे वो ₹800 पर स्क्वायर फीट से नीचे जगह नहीं मिलती। अच्छी लोकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छी लोकेशन पे जाऊँगा तो 1000 प्लस पे भी वो जगह जा रही है। अच्छा, मेरा इस पे थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है। आप टॉप ऑफ द लाइन जगह पे क्यों जाना चाह रहे हैं? देखिए, जो टॉप ऑफ द लाइन है वो कस्टमर ओवर है, फास्ट फूड का कस्टमर इंटायरली डिफरेंट है। अच्छा, फास्ट फूड का कस्टमर ये है कि आपने क्वालिटी टॉप ऑफ द लाइन रखनी है, लेकिन प्राइस आपने नॉर्मल रखनी है, क्योंकि आपके पास कंपटीशन बहुत ज़्यादा होना है। और आपकी जो आवाम है ये वो आवाम है जो 15 करोड़ आवाम है बेसिकली ना। तो आप किसी भी जगह, ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल ही पॉश एरिया में बनाएं। आप जो सी ग्रेड मार्केट है, अगर हम इस्लामाबाद की ही बात करें तो वहाँ पे भी आप स्टैब्लिश हो सकते हैं। बहुत सारे मैंने रेस्टोरेंट देखे हैं और कैफ़ेज़ देखे हैं सी ग्रेड मार्केट में, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हुआ ये है कि जब वो रेस्टोरेंट्स देखिए, मैं 6 महीने के जो अपनी एक
एक जो मार्केट में ख्वारी काट के आ रहा हूँ मैं, ऑब्वियसली अब आपके साथ बैठ के सारे फैक्टर डिस्कस करूँगा और डेफिनेटली उसके बाद कोई अच्छा स्टेप ले सकूँगा। अब जो मैंने सी मार्केट में जो सर्वे किया मैं वहाँ, क्योंकि अब जो ट्रेंड है वो बड़ी मार्केट से सी मार्केट में ही जा रहा है, वो भी ऐसी लेकिन हो उससे गई है। हुआ ये है कि उनका रेट्स भी ये चला गया। एग्जैक्टली मतलब मैं एक ऐसी मार्केट का जिक्र करूंगा, इस्लामाबाद की सी मार्केट का, जहाँ पे 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट भी रेंट है। होगा, बिल्कुल वहाँ पे होगा, 3 रेस्टोरेंट्स हैं बिल्कुल होगा। और यही 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट रेंट हमारे F6 में भी है। लेकिन लोकेशन पे जाएँ तो लोग ज़्यादा इन्फ्लक्स जो है कस्टमर का पिंडी इस्लामाबाद का वो F6 की मार्केट में ज़्यादा है, बिल्कुल F10 की मार्केट में ज़्यादा है, F11 की मार्केट में ज़्यादा है, I8 की मार्केट में ज़्यादा है। तो अब सी मार्केट भी इस टाइम पे एक ट्रिकी सी बन गई है। सही कह रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज़ भी है हमारे शहर में, जैसे न्यू सेक्टर्स आ रहे हैं, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। G13 है, G13 एग्जैक्टली। लेकिन G13 मैंने जाके देखा, G13 मतलब ये कि मतलब अच्छे, मतलब काफ़ी जो उसका जो मेन लेकिन ब्रांड्स वहाँ पे नहीं गए कोई। नहीं है, मेन मरकज़ जो है जो बना है, जो उसके जब आप G13 में एंटर होते हैं तो वहाँ पे आपको तकरीबन हर एक अच्छा जो फास्ट फूड का जो ब्रांड है या जो एक रनिंग बिजनेस है, जो टेक अवे, वहाँ पे टेक अवे मॉडल ज़्यादा चल रहा है, लेकिन अभी वहाँ पे भी कोई जगह नहीं मिलती वहाँ पे। अच्छा, honestly बिजी speaking, हो गया ये हालात है। तो इन एरियाज़ में जहाँ जो न्यू एरियाज़ है ना बन रहे, वहाँ पे आप जगह ले सकते हैं। लेकिन वो अगेन आप सर्वे करके कि आबादी भी है कि नहीं है, कि आप फ़ौरन रिस्पांस लेना चाह रहे हैं कि हो सकता है वो रिस्पांस आपको 2 साल बाद, 3 साल बाद, जितनी आबादी होती जा रही है। अगर हम फैसल टाउन की बात करें तो 2 साल पहले उसका रिस्पांस बिल्कुल और था, इंटायरली डिफरेंट था। अभी अगर हम देखें तो बहुत अच्छा हो गया, वहाँ पे काफ़ी आबादी हो गई है। सेम एज़ B17 मारगला के बनने के बाद वो अच्छा हो गया, वहाँ पे लोग रहने लगे हैं, तो वो भी एक ब्रांड्स वहाँ जाने लगे और वहाँ भी शुरू हो गया काम। तो वहाँ पे प्राइस नॉर्मल अभी कम है इस्लामाबाद से। तो ऐसे एरियाज़ को मार्क कर सकते हैं कि अपने बजट के अंदर हम रहते हुए और सक्सेस रेट भी उसका ठीक हो, हम कर सकते हैं। तो जब आप एक बनाते हैं, 2 बनाते हैं, तो फिर ब्रांड बनने की तरफ चले जाते हैं, तो फिर आपके लिए मसला नहीं रहता फर्दर। फिर आप फ्रेंचाइजीज़ पे, चीज़ों पे, फिर तो आप F6 हो, चाहे मैं अगर उसकी बात करूं कि कमर्शियल मार्केट से स्टार्ट हुआ था एक फ़ास्ट फूड, अभी करते करते वो F7 F6 में भी आ गए। तो कमर्शियल मार्केट आप देखें कि वो उस वक्त डेड मार्केट थी, अगर हम 2016 में बात करें जब उन्होंने स्टार्ट लिया। तो अभी F7 F6 में आ गए, तो वो जाहिर बात है उनकी क्वालिटी, उनकी चीज़ों से वही अब कमर्शियल मार्केट है जहाँ पे भी इस टाइम पे रेंटल, वहाँ भी, अब भी वहाँ सेम है, सेम रेंटल वही है जो आपको इस्लामाबाद की अच्छी मार्केट में बिल्कुल जो ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये कि एक वो उसने अपना एक जो मेन चीज़ थी, उसने क्वालिटी अच्छी रखी, बिल्कुल क्वालिटी अच्छी रखी है और वहाँ पे चलाया, उसने ब्रांड बना लिया, फिर उसने PWD भी चला गया, फिर वहाँ पे उसने कस्टमर बना लिया, तो बस उसके बाद फिर आपके चलिए, वो सामने। ऑपरेशन प्रोस्पेक्टिव से तो हम डेफिनेटली जाएंगे, क्योंकि आप भी माशाल्लाह ऑपरेशंस बैकग्राउंड से, आपका माशाल्लाह एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है ऑपरेशंस का। और रेस्टोरेंट्स के अंदर देखा जाए कि एक ऑनर पर्सपेक्टिव और एक ऑपरेशन पर्सपेक्टिव है। ऑनर्स हुआ जो पैसा लगा रहा है, और ऑपरेशन हुआ जिन्होंने उसको बिल्ड करना रन है और करना, उसको फिर उसको 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और बिल्कुल बिल्कुल 8 करना है। अच्छा, ये तो बात की मैंने सिर्फ अपनी ज़ात की हद तक की कि यार मेरा तो बजट अंडर 1 मिलियन है, 10 मिलियन, सॉरी 10 हाँ, मिलियन 10 है। मैं इसमें मिलियन 10 मिलियन में मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनका शायद बजट 1 मिलियन भी ना हो, वो चाहते होंगे कि यार उनका होना चाहिए, वो छोटा बिल्कुल मोटा बिल्कुल, सेटअप करते भी हैं, स्टार्टअप करते भी हैं, हिम्मत हाँ पकड़ते हैं, करते हैं, बिल्कुल खुद अपने बिल्कुल। हाथ से शुरू करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऑब्वियस सी बात यह है कि अब हम बात करेंगे इन जनरल अवाम की बात करेंगे। वो इस्लामाबाद से बाहर पिंडी में भी है, वो झेलम में भी है, वो लाहौर में भी है, वो कराची में भी है, मुल्तान में भी है, पाकिस्तान के हर शहर में वो, और उनका बजट वेरी करता है। किसका क्या है मुझे नहीं मालूम। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट बात आती है कि जब हम एक रेस्टोरेंट बना लेते हैं, मतलब हमने एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, लोकेशन भी ले ली, सारे मामलात हो गए, अब हमने आगे चलना है, उसको चलाना है, उसको सस्टेन करना है। वो हमें कैसे करना है? सबसे मज़े की काम ये होता है, बनाना तो बड़ा आसान है गुजारना आसान है। बनाना तो बहुत आसान होता है। अच्छा, प्लान करना भी बड़ा आसान होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, और एग्जीक्यूशन भी हो जाती है। अब असल जो हम उसे इसकी जब फेजेस बनाते हैं ना, तो फेज़ ये थर्ड फेज़ है जो भी आप ऑपरेशन वाली बात करें। तो फर्स्ट फेज़ में इसकी स्ट्रैटेजी है, प्लानिंग है, और तो सेकंड में उसको बनाना है। जब बन जाता है तो अब आ जाते हैं ऑपरेशंस की सर बारी में। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कट करूँगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखें पहले फेज़ में तो हमारे सामने कंसल्टेंट है या कोई हाँ हमारा हाँ आर्किटेक्ट है, उसने तो हमें एक BOQ दे दिया, ठीक है, लोकेशन हाँ, हमें, जो बिल्कुल हमारा बिल्कुल। रियल्टर आया उसने हमें लोकेशन दे दी, हमने उसके लैंडलॉर्ड को पैसे दे दिए, ये तो हमारा फर्स्ट फेज़ कंप्लीट। दूसरे फेज़ में BOQ आ गया, हम मार्केट में प्रोक्योरमेंट पे चले गए, उसकी इस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट होगी, हमारे पास फंड्स होते हैं, बजट होते हैं, हम पैसा लगा देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलाना, वहाँ पे अब क्या है ऐसा कि उसको सस्टेन करने के लिए यही बड़ा मज़े का टॉपिक है क्योंकि फिर इस पे ऑनर का काम ख़त्म हो जाता है बेसिकली ना, इन्वेस्टमेंट हो जाती है, बन भी जाता है, तो मैनेजमेंट का काम स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, उसके लिए मैं सबसे पहला जो स्टेप है ऑनर्स के लिए ही है
कि आप सेलेक्ट द बेस्ट रिसोर्स। एक्सपर्टीज़ जो है ना वो ठीक ही होनी चाहिए कि आप बंदा जो आप हायर कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि नॉर्मली लोग जो है वो ये समझते हैं कि मेरा बेटा बाहर से पढ़ के आ गया है, ये अमेरिका से इसने पढ़ा है, इंग्लैंड से पढ़ा है, तो ये आ गया है, बस अब इसको रेस्टोरेंट बना के देंगे, ये चलाएगा ना, मेरा तो पंप है और मैं तो ये काम करता हूँ, ये डिफरेंट स्टोरी में जाएगा तो ये रेस्टोरेंट चलाएगा, क्योंकि रेस्टोरेंट को आसान समझता है वो, तो उसको आइडिया नहीं अच्छा, है वैसे कि नहीं, कितना मैं मुश्किल है। यहाँ पे ये है कि अगर हम पाकिस्तान से बाहर जाएं तो डेफिनेटली शायद वहाँ पे ऑपरेशन आसान हो, क्योंकि वहाँ हाँ पे है आसान, हाँ अलाइंड है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको सपोर्ट देखें, करती हैं। वो पाकिस्तान के सिनेरियो में बात अच्छा तो पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान में आप लाइफ फुल ऑफ चैलेंज, है। यस। आप सुबह उठेंगे ना, आप जाएंगे नहाने के लिए पानी नहीं होगा, यहाँ ठीक है, लाइफ ही लाइफ है। हम रेडी हैं उसके लिए ना, हम गाड़ी रोड पे लेके आएंगे, बाइक वाला आके मैं मार देगा ना, तो मतलब हम रेडी हैं इसके लिए। अच्छा वहाँ पे ये सारे चैलेंज नहीं है कि आपको बिजली भी सही मिलती रहेगी, आपने जनरेटर, हमें जनरेटर यूपीएस तक सोचना है ना आगे, और फिर सोलर तक भी सोचना है। चिकन का रेट सारा साल एक जैसा है, पाकिस्तान में आज का रेट और है, कल का रेट हम और देख है। रहे हैं बाहर, हमने अभी स्टार्ट लिए सऊदी अरब में, तो वो कह रहे हैं जी 10 साल से ये यही रेट है इसका ना, और अब आगे रेट हो जाना भी नहीं है, यही रहेगा रेट ना। तो अच्छा लगता है कि यार हम हर अपनी तमाम बजटिंग उसके मुताबिक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो सुबह आते हैं कि चिकन की रेट, कभी आपने बात की तो डेली वेरिएशन है ना, और हर चीज़ में ये नहीं, अगर टमाटर का रेट बढ़ गया है तो टमाटर वाले से पूछें क्यों बढ़ा, कर डॉलर देखें ना आप, वो भी डॉलर पे चला जाता है ना कि टमाटर का रेट क्यों बढ़ गया। अच्छा खैर, अच्छा इसमें जो है ना मैं बात करूंगा कि जैसे वो कहता है मेरा बेटा बाहर से पढ़ के आ गया, कि बाहर से पढ़ के आना और कोई भी बिजनेस करना इंटायरली डिफरेंट है, पढ़ाई एक डिफरेंट है और उसके बाद एक प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट होता है, उसके लिए उसको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होती है, कोई भी बंदा है ट्रेनिंग चाहिए होती है। तो नॉर्मली जो सेठ कल्चर है पाकिस्तान में वो ये होता है कि वो कहते हैं कि ये आ गया पढ़ के और बस इसने अब चलाना शुरू कर देना आते ही ना, और रॉकेट इसने तो इसको हर चीज़ का पता है क्योंकि ये बाहर रह के आया है ना। एक तो सबसे पहले मेंटालिटी उनको ठीक करनी है अपनी, कि वो ये जो बच्चे यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो भी बाहर पढ़ने ही गया था, पढ़ के आ गया, कोई काम नहीं कर रहा था, अगर काम कर भी रहा था तो वो बहुत अच्छे बेस्ट मतलब जहाँ प्रैक्टिसेस है अडॉप्ट हो रही है वहाँ पे वो आए। यहाँ पे तो चैलेंज ही चैलेंज है, तो यहाँ उसके सर में दर्द हो जाता है, यार ये क्या हुआ है, सुबह हमारे रेस्टोरेंट में आए तो रेस्टोरेंट की जो है वो पानी नहीं आ रहा ना। तो जिसकी मैं ये उस पर एडवाइस करूँगा कि सबसे पहले तो बेस्ट रिसोर्स आप जो है ना एक्सपर्ट अपने साथ मिलाएं जब आप रेस्टोरेंट बनाने जा रहे हैं, ठीक है। एक तो मैं ज़रा उस पर बात भी कर लेता हूँ कंसल्टेंट पे थोड़ा सा ना, क्योंकि मैं अभी नहीं अच्छा अभी ऑपरेशन से बात ऑपरेशन से बात होगी। तो बेस्ट आप जो टीम है यानी सर्विसेज की बेस्ट शेफ़ आप अच्छे हायर करें। अच्छा एक चीज़ ये भी होती है, मैं उनको ये भी कहूँगा कि वो 3 से 4 करोड़ रुपए रेस्टोरेंट पे लगा लेते हैं कि रेस्टोरेंट पे लग गया है, लेकिन 1 लाख रुपए का शेफ़ रखने की हिम्मत नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते कि यार मार्केट में ना 30,000 वाला बंदा मेरे घर पे जो है ना वो ये दाल बहुत अच्छी बनाता है, मतलब मैं लिटरली बताऊँ, एक बंदा ने कहा जी ये घर पे दाल बहुत अच्छी बनाता है तो ये मेरा कुक होगा वहाँ पे ना रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट बिठा दिया उसने ना इसी चीज़ पे। तो वो रेस्टोरेंट और घर के कुकिंग इंटायरली अलग लाइफ है, अलग तरीक़ेकार है, अलग ही है, सोच ही अलग है, अप्रोच ही अलग है। प्रोफेशनल शेफ प्रोफेशनल चाहिए जिसे रेस्टोरेंट चलाया हुआ हो, आप उसको देखें, आपका जो रेस्टोरेंट है उस पर डिपेंड कर रहा है कि वो खाना कैसे बनाएगा और कैसे प्रेजेंट करेगा। और बेसिकली देखें खाना जब आता है तो सबसे पहले हम उसको आंख देखती है कि खाना वो अच्छा होना चाहिए, यानी दिल करे आपका खाना, प्रेजेंटेशन, फूड प्लेटिंग। हाँ, वो अगर आपकी अच्छी नहीं है, खाना का दिल ही नहीं कर रहा कि आपके यार कलर ही सही नहीं है, अब आपके ब्लैक नज़र आ रहा है या उस डिश की वो सही नहीं है, तो नॉर्मली हमें ये जो प्रैक्टिस है मार्केट में ये ठीक करनी चाहिए कि जो बंदा आप रख रहे हैं वो प्रोफेशनल होना चाहिए और उसको खाने का पता होना चाहिए। अब वो पैसे जितने मर्जी लग जाए, अच्छी सैलरी देंगे, अच्छा बंदा आप रखेंगे। इसी तरह मैनेजर की बात करेंगे, मैनेजर अगर अच्छा होगा तो आपके कस्टमर को, आपके जो गेस्ट यहाँ आते हैं उसको अच्छी सर्विसेज देगा, अपनी टीम अच्छी अलाइन करेगा और टीम की अच्छी ट्रेनिंग करेगा। वो जितना आप ये 2 से 3 लोग और एक ऑपरेशन मैनेजर रखेंगे, 3-4 लोग रखेंगे, आपकी सारी चीज़ों को ये सेट भी करेंगे और आपका ये प्रोसेस भी सारा अडॉप्ट कराएंगे। हायरिंग का प्रोसेस जो हम क्वालिटी रिसोर्स की बात कर रहे थे वो हो गया। अच्छा अब आता है कि हमने पूरी टीम को इकट्ठा करना होता है और सब ने अपने अपने एक्सपर्ट लोग हायर करने हैं, जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, सुपरवाइज़र्स हैं, वेटर्स हैं, बस बॉयज़ हैं, ऑर्डर टेकर्स हैं, बाहर गार्ड्स हैं, क्योंकि कस्टमर वहाँ से स्टार्ट होता है, कस्टमर जब आता है तो गार्ड सबसे पहले मिलता है, तो वो भी हॉस्पिटैलिटी वाला, आपकी स्माइलिंग फेस वाला, और सारे लोग इस तरह के होने चाहिए। इसी तरह प्रोफेशनल किचन की टीम। अच्छा ये सब जब लोग आ जाते हैं तो सबसे पहले तरीक़ेकार क्या होना चाहिए कि इनको सबसे पहले बताया जाए कि बेसिकली हम रेस्टोरेंट सबको बिठा दिया जाए ओपनिंग से पहले और बताया जाए कि हम रेस्टोरेंट किस टाइप का खोलना चाह रहे हैं, हम क्या विजन रखते हैं और हम अपना जो हमारा आइडिया है वो ये है, और उनके आइडियाज़ पूछने चाहिए
कि आप लोग क्या इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्या चीज़ करेंगे, हम ये सोच रहे हैं। तो क्या हम सही सोच रहे हैं? और जो ओनर्स है, हमारा कॉन्सेप्ट है, अपनी टीम को बताएं, हम ये सोच रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं, हमारा ऐसा खाना हो चाहिए, हम ये वाला हमारा कस्टमर होगा। तो क्या आप बताएं कि आप लोग इसमें हमें मतलब क्या बेहतर कर सकते हैं या इससे बेहतर भी हो सकता है। वाइल जब आप लोग ये क्वेश्चन करेंगे तो टीम भी आपकी मोटिवेटेड होती है कि यार ओनर हमारे से पूछ रहा है और हम इसमें पार्टिसिपेशन करने जा रहे हैं कि ये आइडिया में भी। तो फिर वो बताते हैं कि सर इसको हम ये भी कर सकते हैं, या आपने ये सोचा इसमें ये ऐड होगा, मैं ये मेन्यू ऐसा बना के दूंगा। आप देखेंगे कि वो आपको अपनी तरफ से बहुत बेस्ट आइडियाज़ देंगे। अच्छा, जब आप उनके आइडियाज़ को सुनते हैं तो वो उनकी एग्जीक्यूशन फिर एक बहुत ही अच्छी लेवल पे होती है, क्योंकि वो खुद कर रहे होते हैं, वो ऑन करते हैं कि ये हमारा आइडिया हमने दिया। उससे क्या होता है कि आप अपनी टीम को एक ओनरशिप देते हैं, ये बताते हैं कि आप ही सब कुछ है, आप नहीं करना है। हमने आइडिया दिया था, हमने आइडिया आपसे पूछा, आपने बताया, हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया, अब हम यही करने जा रहे हैं जो आप कह रहे हैं, ठीक है। और अब रेस्टोरेंट अब हम शुरू करने जा रहे हैं, और साथ अब प्रोसीजर बताते हैं कि हम रेस्टोरेंट रन कैसे करेंगे, जो आपकी मैनेजमेंट ने बनाया होता है कि मतलब एक बुक होती है कि कैसे रेस्टोरेंट खुलेगा, कितने बजे बंद होना है, इसकी क्लोजिंग क्या होगी, चेक लिस्ट हमारी बन जाती है, ओपनिंग क्लोजिंग, उसके बाद स्टाफ ने कैसे मूवमेंट करनी है, कैसे मेन्यूज़ देने हैं, कैसे चीज़ें देनी है, वो सारा प्रोसीजर बना होता है। और वो फिर आप अपनी टीम को थ्रू प्रेजेंटेशन बताते हैं कि हम ये काम इस तरह करना चाह रहे हैं, और हमारा परचेज़ डिपार्टमेंट ऐसे होगा, हमारी परचेज़ ऐसे आएगी, क्वालिटी चेक कैसे होगी, क्वालिटी चेक करने के बाद खाना बनने पे क्या होगा, प्रेजेंटेशन से कस्टमर तक कैसे होगा, सारे स्टेप्स आप लॉक कर देते हैं। और फिर अपनी टीम को ट्रेनिंग के लिए 1 वीक के लिए लगा देते हैं कि इस पर ट्रेनिंग करें, और वो सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो यही है कि आपने जो लोगों को अपने साथ ऐड किया है, एम्पावर किया है, और उनके आइडियाज़ को ऐड किया है, वो आपके रेस्टोरेंट की बेसिकली मैं अगर कहूँ तो की पॉइंट होगा। अगर उनको आपने ये वाली चीज़ कर दी है और उनको आपने एम्पावर कर दिया है, तो वो रेस्टोरेंट कभी मैं को फेलियर हो ही नहीं सकता उसका, क्योंकि जिस टीम को आपने ये बता दिया और टीम ने भी मोटिवेशन ले लिया कि हमने ये करके दिखाना है। तो जब टीम कहती है हमने करके दिखाना है तो फिर हो जाता है। तो ओनर अकेला कुछ नहीं कर सकता, मैनेजर अकेला कुछ नहीं कर सकता, जितना मर्जी फने खां हो कि मैं हम कर लेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता कुछ हो जाए। जब तक कि टीम को आप एम्पावर नहीं करेंगे, टीम को ऑन बोर्ड नहीं करेंगे, तब तक नहीं हो सकता है। और फिर जो भी आपके ऑपरेशनल प्रोसीजर्स हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में उस पर बहुत लंबी बात हो जाएगी। प्रोसीजर्स हैं, उसकी बुकिंग से लेकर कस्टमर की हैंडलिंग से लेकर फूड की प्रेजेंटेशन, फूड की सर्विस, और आफ्टर सर्विस के सारे मैनुअल्स हैं, वो सारे के सारे आप इम्प्लीमेंट कर दें और फिर उस पर अपनी चेक एंड बैलेंसेस स्टार्ट कर दें। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, आपको नज़र आएगी। तो और ये जितना भी, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अपनी बात इस तरह करता हूं कि हमने जहाँ जहाँ भी रेस्टोरेंट बनाए हैं, तो हम लोगों ने एम्पावर किया अपनी टीम को, और उनके आइडियाज़ को हमने इम्प्लीमेंट भी किया, और हमने सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा लिया। जो हम सोचते थे हमने उससे भी कहीं ज़्यादा लिया। तो मैं यही बात सबके लिए करूँगा कि अगर आप टीम को अपने साथ मिला लेते हैं और उनको ऑन बोर्ड इस तरह करते हैं और ओनरशिप देते हैं, तो आपका सक्सेस रेट बहुत हाई है। अच्छा, चलें, ये तो वो पॉइंट्स थे कि हमने एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट की बुनियाद रख ली, हमने अच्छी टीम हायर कर ली, हमने जो प्रैक्टिसेस थी वो स्टार्ट ऑफ द डे से इस्टेब्लिश की, स्टार्ट ऑफ द डे से इम्प्लीमेंट की, और फिर उन प्रैक्टिसेस के ऊपर पैरा देना शुरू कर दिया, और कोशिश की कि हमारी तरफ से मतलब एज अ ऑनर या एज अ ऑपरेशंस हेड के तौर पे जितना बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो सकता है अपनी टीम को लेके वो हम करें, उनके आइडियाज़ को ऑन करें। ये तो हो गया। अब आते हैं हम उसके ऊपर कि हमारी सेल्स वर्सेस हमारा प्रॉफिट। ऑब्वियस सी बात यह है कि हमने एक कंटीजेंसी बजट तो रखा होगा, लेकिन हमने उसको ड्रेन होने से बचाना है, अपने रेस्टोरेंट को जल्द से जल्द प्रॉफिट पे खड़ा भी करना है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा रेस्टोरेंट प्रॉफिट में जा रहा है या हमारा रेस्टोरेंट लॉस में जा रहा है? अगर प्रॉफिट में जा रहा है हमें उस टाइम क्या करना है, और अगर लॉस में जा रहा है तो हमें कौन से ऐसे मेजर्स लेने हैं कि लॉस को हमने जल्द से जल्द प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। इसमें सबसे पहले तो ये है कि आप जब ऑपरेशन डिपार्टमेंट बनाते हैं, एक है फ्रंट एंड ऑपरेशन, एक है बैक एंड ऑपरेशंस। ऑल्दो है सब कुछ है कि अगर फ्रंट वाले अच्छा काम नहीं करेंगे तो सेल्स नहीं आएंगी। तो बैक एंड जो ऑपरेशंस है, जब हम बात करते हैं ऑपरेशन मैनेजर्स की, हम क्योंकि बिफोर ओपनिंग एक सारी बजटिंग हो चुकी होती है, सेल्स का भी आइडिया होता है कि हम इस रेस्टोरेंट की सेल्स इस एरिया के हिसाब से इतनी करेंगे। जो हम बजटिंग बनाते हैं, सेल्स भी, उसके ROI भी सारा डिफ़ाइन करते हैं,
और फिर कंटीजेंसी फ़ंड भी उसमें ऐड कर लेते हैं। नॉर्मली होता ही है कि लोग कंटीजेंसी फ़ंड पे अहमियत नहीं देते, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप फंस ना जाएं। बहुत अच्छी बात है कि आपको यूटिलाइज़ अगर नहीं हुआ है, रेस्टोरेंट आपका इतना सक्सेसफुल गया कि नहीं ज़रूरत पड़ी, लेकिन वो अच्छा है आपके पास बच गए। लेकिन ये बहुत बुरा है कि आपने प्लान ही नहीं किया, रखा ही नहीं उसके अंदर आपने, ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो इस पे मैं ये कहूँगा कि जो आपकी बजटिंग है वो डेली बेसिस पे उसकी जो मॉनिटरिंग टीम है, जो अकाउंट्स की टीम है, डेली बेसिस पे आपके पास वो जो शीट्स आ रही होती है कि सेल्स क्या हुई हैं और फूड कॉस्ट कितनी, क्योंकि मेन इसमें होती है फूड कॉस्ट और फिर ऑपरेशनल कॉस्ट। इसमें मतलब ऑपरेशनल कॉस्ट के फिर हम बाई पार्ट्स करते हैं कि फिक्स एक्सपेंसेस क्या है, वेरिएबल क्या है, लेकिन जो मेन है वो है फूड कॉस्ट। तो फूड कॉस्ट जो कि आप ऑलरेडी प्लान्ड होती है अकॉर्डिंग टू द मेन्यू, अगर वो बढ़ रही है तो इसका मतलब है दो ही चीज़ें होती है, या तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आ रहा होता है या फिर आपकी वेस्टेज जा रही होती है, इन हाउस वेस्टेज आ रही होती है। तो दो ही चीज़ें होती है। अब वेस्टेज को आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, आप बहुत अच्छा बंदा होगा आपका, वो अच्छी बाइंग कर लेगा, लेकिन कितनी एक अच्छी कर लेगा, बहुत अच्छी डील कर सकता है, लेकिन डेफिनेटली इन्फ्लेशन इज़ देयर। तो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारे छोटी छोटी चीज़ों को देख के आप डेली बेसिस पे अपने अकाउंट्स को अगर आप चेक करेंगे तो डेली आपको पता लगेगा कि आप माइनस प्लस कितना चल रहे हैं। समहाउ लोग डेली नहीं देखते, वो मंथ एंड पे जाके देखते हैं। अच्छा, मंथ एंड पे जब जाते हैं तो बात गुजर चुकी होती है, वो हो चुका होता है, लॉस आ चुका होता है, प्रॉफिट आ चुका होता है, आप मतलब सिवाय एनालिसिस के और कुछ भी नहीं आप उससे ले सकते ना। अगर आप डेली देखेंगे तो बहुत अच्छा होता है कि आप डेली बेसिस पे नेक्स्ट डे को आप बचा लेते हैं। आज जब आपको लॉस हो गया तो एक दिन का ही लॉस है, आप नेक्स्ट डे को बेहतर कर सकते हैं, जो भी है। तो ताकि आपको सही बात पता हो कि ये वाकई महंगाई का इम्पैक्ट पड़ रहा है, कल ठीक हो जाएगा, या उसका क्या अब कुछ कर नहीं सकते उसका, या बल्क बाइंग हम कर ले तो हो सकता है। बल्क बाइंग के लिए फिर आपके पास रेस्टोरेंट ज़्यादा होने चाहिए ताकि आप कंज्यूम कर लें। अब आ जाते हैं कि इसकी जो आपने कहा कंट्रोल जो है, हम जो प्रॉफिट मार्जिन कैसे बढ़ा सकते हैं और हम उसको कैसे कम कर सकते हैं। अच्छा, बेसिकली स्टार्ट चूँकि फ्रंट से होता है और फ्रंट पे उसमें डिफरेंट छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं। जैसे मैं बात करूँ, सजेस्टिव सेलिंग है रेस्टोरेंट पे। अब सजेस्टिव सेलिंग डेली की डेली डिफाइन होती है मॉर्निंग मीटिंग में कि हम क्या बेचने जा रहे हैं, आज क्या बेचेंगे। नॉर्मली आप देखें कोई भी रेस्टोरेंट है, अगर हम उसकी हर रेस्टोरेंट की अपनी स्पेशलिटी होती है। अच्छा, स्पेशलिटी डिज़ाइंड होती है दो तीन चीज़ों पे। एक तो वो डिश सबसे बेस्ट होती है, मतलब एक्सेप्शनल चीज़ होती है जिसको शेफ़ कहता है, शेफ़ स्पेशल है। सेकेंडली ये होते हैं कि वो उसकी कॉस्ट ऑलरेडी उनको पता होती है इसकी कॉस्ट क्या है और इसमें मार्जिन हमने क्या रखा हुआ है। दो चीज़ें होती हैं, एक तो मार्केट करने के लिए हम मार्जिन उसमें से निकाल देते हैं, या हम कहते हैं मार्जिन भी इसमें डाल दो क्योंकि हमें पता है ये सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग आइटम होना है, ये शहर में हम ही दे रहे हैं। तो वो दो तरह से उसको कैटर हम करते हैं। जो सजेस्टिव सेलिंग है उसमें नॉर्मली ये होता है कि अगर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट की बात करें तो हम कहते हैं चिकन को ज़्यादा सेल किया जाए, कि चिकन की क्योंकि फूड कॉस्ट उस पर सही डिज़ाइन है। अगर हम मटन में जाएं, फ़िश में जाएं तो फूड कॉस्ट उसकी ऑलमोस्ट को 60% है। जो भी रेस्टोरेंट्स के मेन्यू आजकल एवरेज निकाले तो 60% है, तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता है मटन। तो चिकन में कुछ होता है, तो चिकन की जितनी आइटम आप सेल ज़्यादा करेंगे उतना ही मार्जिन आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये छोटे छोटे मेजर्स लेके और पीछे कंट्रोलिंग आप स्ट्रिक्ट करके उसके ऊपर आप डेली देखते जाएंगे तो आप बेहतर कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप फॉरगो करेंगे कि ये हो जाएगा और ये आंखें बंद कर लेना और बस ये हो जाता है, ऐसा नहीं है। ये बिज़नेस ऐसा है, इसको डेली की बुनियाद पे डेली चेक करना। डेली इसको क्या कहते हैं, पौधों को पानी देना होता है ना, तो डेली इसको पानी देना है, पूछना है कि आज क्या हुआ है। बेसिकली रेस्टोरेंट का ना जब खुलता है तो कुछ प्रैक्टिस आप बता देते हैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिस ऐसी होती है जो आपको वहाँ बैठ के करवानी होती है। जो एक्सपर्ट लोग हैं वो क्या करते हैं कि 3 महीने उस रेस्टोरेंट पे बैठते हैं, वो रेस्टोरेंट को ओपन करवाते हैं, वो रेस्टोरेंट को क्लोज़ करवाते हैं, वो रहते हैं। वो सिर्फ लोगों की होता ही है कि क्योंकि रेस्टोरेंट के जो स्टाफ होता है उनकी कोई ऐसी एजुकेशन पीछे से नहीं होती है कि ये कह दिया तो ये हो जाए। हैबिट बनानी होती है कि कितने बजे खुलेगा रेस्टोरेंट। तो वो जब आप हैबिट बन जाती है 3 महीनों में अडॉप्ट हो जाती है, लोगों को आना, लोगों का बैठना, लोगों का मतलब स्टाफ का, उनका अपना ब्रेकफास्ट, उनका अपना लंच, उनकी यूनिफॉर्म उनका, तो वो आदत सी बन जाती है, फिर वो करने लग जाते हैं। लेकिन होता ये है कि रेस्टोरेंट को लोग ओपन करते हैं, ओपन करके स्टाफ पे छोड़ देते हैं, तो फिर वो कुछ भी नहीं हो पाता, कोई उनकी प्रैक्टिस नहीं बनती। तो हैबिट बनाने के लिए मेरी ये होती है कि आप 3 महीने आपका जो एक्सपर्ट बंदा है वो वहाँ रहे और डेली उनकी हैबिट बनाता चला जाए हर काम में।
कि ये काम ऐसे होना है, इसका सही तरीका ये है, ये गलत तरीका है। इवन कर्टन्स अगर लगे हुए हैं, विंडो है रेस्टोरेंट में, तो उसका भी एक तरीका है कि वो कैसे बंद होंगे, कैसे ओपन होंगे। तो वो भी एक प्रैक्टिस है, वो करवानी है। अदरवाइज तो सिंपल है, उसने कर्टन बंद कर देना और खोल देना है। तो उसमें रेस्टोरेंट जब रन हो रहा है, चल रहा है, वाइल कस्टमर बैठे हुए हैं, तो कैसे ये ओपन होगा, कैसे बंद होगा। क्योंकि इन्वायरमेंट है ना, एक इन्वायरमेंट ऐसा है कि आपके कर्टन बंद है तो आप एकदम खोलते तो लाइट आ जाती है एकदम ना, हो सकता है कस्टमर को अच्छी ना लगे ये चीज़। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप ख्याल करेंगे तो फिर आप अपने ऑपरेशंस को भी कंट्रोल करेंगे। आपकी फिर कॉस्ट सेविंग पे ये होता है कि हम लोग प्रोजेक्ट चला देते हैं कि हमने इलेक्ट्रिसिटी सेविंग करनी है, पूरी स्टाफ को ऑन बोर्ड करते हैं। गेन ने जो पहले बात की है कि इलेक्ट्रिसिटी सेव कैसे कर सकते हैं, उनको यूनिट्स के टारगेट दे दिया जाता है कि ये यूनिट्स के टारगेट हैं, पर डे हमारी ये चल रही है और आपने इसमें से अगर हमारे 50 यूनिट चल रहे हैं तो आपने 40 चलाने। और सारे मंडेज़ को हम देख रहे हैं, पिछले 3 महीने के मंडेज़ को हमारे 50 चल रहे हैं, तो हम 10 बचा सकते हैं। और वो क्या पैरामीटर्स हैं, कैसे बचा सकते हैं। तो हम तो नहीं बचा सकते, लेकिन टीम अगर सारी कलेक्टिवली एफर्ट्स करे तो बच सकते हैं, 10 यूनिट बचाया जा सकता है। और ये मैनेजमेंट है कि किचन में फ्रीज़र इतने ज़्यादा चल रहे हैं तो हम फ्रीज़र्स को कम कर सकते हैं। पीक आवर्स टाइम पे, ख़ासतौर पर पीक आवर्स को थोड़ा फोकस करें तो उस वक्त आपका बिल ज़्यादा बन रहा होता है। तो पीक आवर्स को अगर आप सही तरह कैटर कर लें तो आपके बिजली का बिल, आप यूनिट्स ड्रॉप हो सकते हैं। तो इस तरह के बेशुमार हम प्रोजेक्ट चलाते हैं रेस्टोरेंट में, हर लेवल पे। किचन के जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं उस लेवल पे, फ्रंट टीम के लेवल पे, मतलब तो आप फिर इन द एंड जब मंथ होता है तो फिर आप वो जो जितनी एफर्ट्स होती है उसको आप प्रॉफिट की सूरत में देख रहे होते हैं, या आप प्रॉफिट की सूरत में, या आप स्टाफ की बेनिफिट की सूरत में, या रेस्टोरेंट के बेनिफिट की सूरत में। ज़रूरी नहीं कि प्रॉफिट हमारा सिर्फ पैसों में हो, ये भी प्रॉफिट है कि कस्टमर रिटेंशन आपने ज़्यादा कर ली है, कस्टमर को आपने मतलब एक ऐसा कस्टमर है जो आपका डेली खाने लग गया, तो ये भी आपकी प्रॉफिट है। और ऐसा है कि बेस्ट स्टाफ आपने मतलब प्लेस्ड कर लिया है, बहुत अच्छा, ये भी आपका प्रॉफिट है कि आपके साथ आपने उसको अलाइन कर लिया और वो यहीं पे आपके साथ काम करना चाह रहा है और खुशी से काम कर रहा है। एक होता है कि काम कर रहे होते हैं, एक होता है खुशी से, और खुशी का मतलब है पैशन से, शौक़ से कर रहे होते हैं। तो जो शौक़ से काम करते हैं उसका रिज़ल्ट डिफरेंट है, और जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करते हैं उसका जो इम्पैक्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, टू डिफ़िकल्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, अगर हम डिटेल में करें तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन ये कुछ पैरामीटर्स अगर लगा के आप रेस्टोरेंट को बेहतर उसके प्रॉफिट्स भी ले सकते हैं, अपनी टीम को बेहतर भी कर सकते हैं, और अच्छा उसको चला सकते हैं आप। मतलब इन शॉर्ट ये है कि कोई भी रेस्टोरेंट है उसमें जो डाटा एनालिसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस यस, और उसके लिए सिस्टम होना एग्जैक्टली चाहिए, एग्जैक्टली। उस सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे मैंने देखा है यहाँ पे पाकिस्तान में कि बहुत सारे जो हमारे ऑनर्स हैं जो रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं तो वो कहते हैं बस ठीक है अब स्टार्ट हो गया तो ये अब चलेगा, और लोग इसको चलाएंगे। इवन मैं अभी भी देखता हूँ कि वो लोग सॉफ्टवेयर इतना ही हद तक लगाते हैं कि उसका पॉज लगा देते हैं। अच्छा, मार्केट में भी सिर्फ पॉज ज़्यादा आए हुए हैं। अच्छा, बैक एंड वर्किंग, उसके अकाउंट्स, उसका स्टोर, उसकी चीज़ें हैं ही नहीं। अच्छा, वो पर्चियों पे चल रहे होते हैं, और आज के दौर में आप खुद सोचें कि पर्चियों पे काम करना कितना मुश्किल है। अच्छा, इवन मतलब अब गैजेट्स आ गए हैं कि आप स्मार्ट गैजेट्स हैं, आप यू कैन यूज़ इट, आप रियल टाइम पे देख रहे होते हैं कि आपके रेस्टोरेंट में कितने गेस्ट बैठे हुए हैं, कितना स्टाफ काम करे, कितने एसी चल रहे हैं, आप कहीं भी हैं दुनिया में। तो इतने होने के बावजूद भी लोग स्टिल, अभी जो अभी आप बात कर रहे थे, लोग अभी भी मतलब मैनुअल चला रहे हैं। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने सिस्टम आप ज़रूर लगाएं, सॉफ्टवेयर लगवाएं, ताकि आप लोगों को भी ख़राब करने की तरफ ना जाए कि स्टाफ की एक गलत प्रैक्टिस हो जाती है। इस पर हम बाद में बात करेंगे, इस पर कि स्टाफ के लिए अच्छा क्या है, किस तरह उनको हम अच्छाई की तरफ लेके जा सकते हैं। क्योंकि ये भी एक ऐसा काम है कि रेस्टोरेंट में आप देख रहे होंगे कि रेस्टोरेंट में जो स्टाफ काम करता है वो ऐसा नहीं होता कि वो प्लान होके उसने घर से माइंड बना के आया था कि मैं जाके रेस्टोरेंट में काम करूँगा। तो बहुत डिफरेंट इंडस्ट्री है और डिफरेंट माइंड्स जो है ना वो यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। तो उनको कैटर करना फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है रेस्टोरेंट ऑनर्स, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट की, कि उनकी तरबियत करें। तो जो घर में तरबियत होनी थी वो यहाँ आ गए हैं बच्चों, तो यहाँ तरबियत करें उनकी कि सच क्या होता है और झूठ क्या होता है, और अच्छाई बुराई क्या होती है, चोरी और मतलब वो क्या होती है, उनके बारे में बताया जाए। स्ट्रॉन्ग उस पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत होती है। तो उनको नमाज के बारे में बताया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हमें तरबियत देनी चाहिए। इनफैक्ट रेस्टोरेंट में नहीं हो, रेस्टोरेंट वाले तो स्टाफ को एक
अच्छा घर देने में भी मुश्किल में आ रहे होते हैं कि यार घर का रेंट ज़्यादा है तो एक बस ये इस कमरे में रह लेंगे। मतलब अकोमोडेशन जहाँ तक हाँ, है। यस मतलब थोड़ा सा मतलब ये कि इन शॉर्ट यही है कि जो हमारा जो स्टाफ काम कर रहा है, ख़ास तौर पे जो हमारा लोअर स्टाफ है, जो जो वेटर्स हैं, बस बॉय हैं, किचन में हेल्पर्स हैं, डिश वॉशर्स हैं, इनका काम क्यों बड़ा हार्डकोर काम है। तो इनके अगर ये जितना मेंटली तौर पे पीसफुल होंगे उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। और कोर्स वो शुरू होता है कि इनकी अकोमोडेशन आप हाइजीनिक। खुद को देख लेना, अगर हम घर में सही से नींद हमने नहीं की है या घर में टेंशन है या प्रॉब्लम है या हमारा सोने वाली जगह ठीक नहीं थी, तो हम कैसे अगले दिन हम क्या करते हैं, हम लेट हो जाते हैं। अच्छा काम पे हम कहते हैं हम रेस्ट कर रहे हैं, हम दिन को आएंगे। अब चूंकि हमारा अपना बिजनेस होता है और हम चाहते हैं ठीक है हमें पता है अब कितना एक सफ़र होना है और हम कर लेंगे। अब जो स्टाफ है उसने ड्यूटी पे तो आना ही आना है। अब उसने नींद अगर सही नहीं की हुई तो वो क्या सर्विस आपकी देगा। और जो अगर शेफ़ है आपका और उसने वो सोया नहीं है प्रॉपर तरीके से, उसको पानी नहीं मिला है या उसकी नींद पूरी नहीं है, गर्मियाँ हैं, आपने कोई उसको एयर कूलर तक नहीं दिया है, तो वो डेफिनेटली मजबूरी में काम कर रहा है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने स्टाफ को अच्छी अकोमोडेशंस मतलब हाइजीनिकली और उसके बाद ताकि वो सही से नींद करें, इंजॉय करेंगे काम करने मतलब फ्रेश होके काम करें। देखिए हमारे यहाँ पे तो एक सेट कल्चर है ना। हाँ डेफिनेटली सेट ये थोड़ा कल्चर तो ये ये इशू कहता है है। कि भाई जितने पैसे आए बस गले से उठा के ले जाओ। ठीक है, स्टाफ को महीने के हाँ, आखिर में सैलरी लेकिन दे दो, बहुत अगर अच्छे अच्छा बिजनेस नहीं हुआ हैं। तो आधी सैलरी दे दो, आधी कुछ 10 दिन के बाद हाँ दे दो। मतलब लेकिन कुछ बहुत अच्छे ऑनर्स हैं जो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं और लोगों का बड़ा ख्याल रखते हैं, बहुत है मतलब ऐसा नहीं है सारे ऐसे हैं। लेकिन क्योंकि जैसे अभी आपने बात की सेठ कल्चर चूँकि ज़्यादा है तो पाकिस्तान में तो वो वाली साइड थोड़ी ज़्यादा हो रही होती है, तो उस पे काम करने की ज़रूरत है। और लोग पाकिस्तान में इस पे काम भी नहीं किया गया एक्चुअली ना, कोई बेनिफिट्स के हवाले से, चाहे वो ऑनर्स के बेनिफिट्स हैं वो भी नहीं हो रहे हैं पूरे, यानी नहीं, स्टाफ भी वो काम उस देखिए तरह नहीं कर रहा पाकिस्तान है। में तो देखें, पाकिस्तान की इन जनरल में बात करूँ, जितना हम टैक्स देते हैं उसके हाँ पीछे मगर हमारा गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं दे अगर रही हम तकरीबन। एक बेनिफिट देखें, हम तकरीबन हमारा हमारा जो टैक्स है वो तकरीबन यूरोप के किसी भी एक मुल्क ले लें उसके तकरीबन टैक्स के बराबर ही है, जो 20% 70% हाँ हाँ टैक्स बिल्कुल दे रहे ऐसे हैं। तो उसके पीछे बेनिफिट, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी हम नहीं। तो मतलब एक बड़े एक एंटरप्रेन्योर की बात करें तो उसको ये नहीं पता कि उसके मरने के बाद उसको मतलब एक कि कितनी वेलफेयर स्टेट है उसको कितना ख्याल करेगी। तो उसने जो पैसा कमाया, जो बचाया, वही लगना है। एनी हाउ, अब एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, हम जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, मतलब ये मैं एज अ एक तालिब इल्म होने के नाते से ये शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने खुद भी कई दफ़ा ऑब्जर्वेशन अपने साथ भी फ़ील की कि लेट्स से कि मैं किसी फ़ास्ट फूड पे गया तो उसमें मैंने रश देखा, बड़ा फैसिनेट हुआ, यार मैं कोई फ़ास्ट फूड ओपन करूँगा। फिर मैं अगले दिन या उसी वीक या नेक्स्ट वीक मेरा चांस बनता है, मैं किसी पैन एशियन रेस्टोरेंट पे जाता हूँ, वहाँ पे मैं रश को देखता हूँ, मैंने कहा मैं इस पे ये ओपन करूँगा। फिर किसी कॉन्टिनेंटल या स्टेक हाउस में जाता हूँ, वहाँ रश को देखता हूँ, मेरा दिल करता है मैं ये ओपन करूँ। इसी तरह मैं किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे जाता हूँ तो उसको देखूँ तो वो नज़र आता है कि यार यहाँ रश है, ये ओपन होना चाहिए। मतलब अब ये जो 4 चॉइसेस हैं, मतलब फ़ास्ट फूड है, पैन एशियन है, कॉन्टिनेंटल है, देसी है, मतलब अब इसमें से किसको चूज़ किया जाए फिर? हाँ, देखिए ये तो सबसे पहले देखिए आपने जो आइडिया है ना कंसीव किया है तो उसको पहले सबसे कि आप क्या करना चाह रहे हैं, कि यस। लोग तो देखिए करना हर कोई अपने अपने हिसाब कर रहा होगा। आपने अपने आप को लॉक करना है कि मैं ये आइडिया है और मैं इस आइडिया पे और मेरा ये बजट है, इसके मुताबिक मैं करना चाह रहा हूँ। अच्छा ये भी तो इसमें थोड़ा सा देखने में आया है कि जो मेन सिटीज़ है ना, अगर इस्लामाबाद कैपिटल है, लाहौर कराची ले, डेफिनेटली जैसे आप बात करें वेरी एक्सपेंसिव। अच्छा लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू हमारे एक उस्ताद ने बात की थी कि छोटे शहर में काम करें और कम इन्वेस्टमेंट करें, ज़्यादा रेवेन्यू लें। और एग्जैक्टली मैंने एक्सरसाइज भी की ये वाली। तो हमने एक शहर में जाके रेस्टोरेंट बनाया और वहाँ पे कोई रेस्टोरेंट भी नहीं था, तो हम ही लीडर बन गए और हमने वो ब्रांड बना दिया वहाँ पे। तो सारी टीम ने मिल के हमने उसको इतना बड़ा कर दिया, ब्रांड बन गया। और हमने कम इन्वेस्टमेंट लगाई और बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लिया। तो आरओई की बात अभी होनी है, तो वो मेरी लाइफ में सबसे कम टाइम में जो आरओआई की रिकवरी हुई थी वो उसकी हुई थी। तो ये भी हो पॉसिबिलिटी है कि आपके पास अगर कम बजट है तो आप छोटे शहर में भी जाके अच्छा रेस्टोरेंट बना सकते हैं, वहाँ रेंट भी कम होता है और आपका कम इन्वेस्टमेंट के साथ ज़्यादा रेवेन्यू भी नहीं, ले अब सकते हैं। इसमें बात ये है कि मेरे साथ ये ऐसा हुआ कि मैं एक कंसल्टेंट से मिला। मैंने सेम चीज़ उनके साथ शेयर की कि मैं जब फ़ास्ट फूड पे जाता हूँ तो मुझे वो फ़ैसिनेट करता है, जब मैं बिरयानी पुलाव हाउस पे जाता हूँ मुझे वो फ़ैसिनेट करता है। इस्लामाबादियों से पूछो तो उनका नेशनल फूड जो है वो कहते हैं यार इस्लामाबाद में चलता ही यही है।
उसके बाद चलता बर्गर चलता है। मतलब जनरली स्पीकिंग ये है कि मैं फिर अपने एक कंसल्टेंट के पास बैठा, कंसल्टेंट ने मेरी सारी बात सुनी, फिर उसने मुझे बताया कि आप फ़लाना रेस्टोरेंट ओपन कर लें, उसमें बहुत फ़ायदा है, आप फ़लाना ओपन कर लें, उसमें बहुत फ़ायदा है। मैंने सवाल किया, ठीक है, उसमें अब कहने का मकसद ये था कि वो मेंटालिटी जो थी कि यार मतलब कि मैंने ये सामने रखा कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ, मुझे वो चीज़ बताएं जो रातों रात चल पड़े, मैं जाता हूँ इस पे, ये भी बहुत चलता है, वो भी चलता है, इसके बीच में मैं क्या चॉइस करूँ। अब मैंने कहा चलें ठीक है, हम वही ओपन करते हैं। मतलब उन्होंने कहा कि आप एक अच्छा कॉन्टिनेंटल पैन एशियन रेस्टोरेंट इस तरह से बनाएं, उसको ओपन करें, और उसमें यह है कि आपके पास इन्फ्लक्स जो है, जो लोग आएंगे उनका एक जो पेइंग कैपेसिटी है बहुत अच्छा होता है, आपका एवरेज चेक बहुत अच्छा होता है। फास्ट फूड में जाते हैं तो वो 600 700 800 रुपये एवरेज चेक होगा, पुलाव हाउस पे जाएंगे तो 600 700 रुपये होगा। किसी आप उस पे जाते हैं पाकिस्तानी रेस्टोरेंट के ऊपर तो तकरीबन 1500 1600 रुपये तक आपका होगा, बहुत अच्छा होगा तो 2000 तक चला जाएगा। लेकिन पैन एशियन पे जाते तो 2500 3000 आपका, आप देखें आप 40 लोग 50 लोग आपको चेक इन करते हैं तो आपने तो इतनी सेल अचीव कर ली। मतलब फिर उन्होंने मैंने मतलब मैं बड़ा मतलब फैसिनेट हुआ, तो मैंने कहा आप मुझे प्लान बना के दें। अब मेरे पास एक प्लान आया, प्लान के मुताबिक ये था कि जी मेरी इन्वेस्टमेंट होनी है, एक 50 से 60 बंदों की सीटिंग कैपेसिटी का रेस्टोरेंट है, उसके ऊपर मेरी इन्वेस्टमेंट होनी है 3 करोड़ होनी है। ये वो है जो उसकी इंटीरियर पे लगना है, जिसका एरिया जो है वो तकरीबन 2000 स्क्वायर फीट तक बनता है। मेरा सही है। 3 करोड़ पे मेरी इस पे इन्वेस्टमेंट होनी है। और उसके बाद ये है कि जो मेरा जो टर्नओवर टाइम पीरियड है वो मुझे बताया गया कि ये इतनी सेल करके आप इतने टाइम पीरियड में कर सकते हैं, जो कि बड़ा इंप्रेसिव था, मेरे लिए बहुत इंप्रेसिव था कि 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके आप कितनी जल्दी उसका टर्नओवर टाइम पीरियड लेते हैं। अब यहाँ पे मतलब ये कि उस मेंटालिटी पे बात करना चाहूँगा कि मुझे बाद में जाके बहुत सारी चीज़ें अनरियलिस्टिक भी लगी, तो उसके बाद मतलब ये कि मैंने उसको परसू नहीं किया। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ पे एक दूसरी बात है कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे। अगेन वही बात है कि मेरा तो बजट वो है, मैंने उसी में खोलना है। मेरी जो एज है, मेरे जैसे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो कम बजट के साथ सोचते हैं, कम बजट के साथ प्लान करते हैं और अच्छा प्लान देख रहे होते हैं। बहरहाल हमारे यहाँ पे एक मेंटालिटी आती है कि एक अच्छा कंसल्टेंट लें, और अच्छा कंसल्टेंट लेके हम एक रेस्टोरेंट स्टार्ट कर लें, और वही कंसल्टेंट हमें टीम भी हायर करके देगा, वही कंसल्टेंट हमें हमें ऑपरेशंस भी डेवलप करके देगा, और वही कंसल्टेंट हमें 1 साल में प्रॉफिट में भी कन्वर्ट करके देगा। लेकिन चीज़ें कभी कभार रिवर्स हो जाती हैं। तो इस मेंटालिटी के बारे में आपकी क्योंकि आपका एक्सपीरियंस मतलब मेरी जितनी एज है उतना आपका एक्सपीरियंस है ठीक है। अच्छा है। जनरली ये है कि ऑब्वियसली कि इस मेंटालिटी के बारे में आपकी क्या राय है, और इस मेंटालिटी को इनकाउंटर करने के लिए जाहिर सी बात है वो बंदा जो एक इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है वो एक बड़ी हार्ड अर्निंग हार्ड सेविंग लेकर आ रहा है। हाँ, अगर एक केस है उसमें ब्लैक मनी है, ठीक है, वाइट करना चाहता है तो ठीक है, ले कंसल्टेंट को 10 करोड़ भी दे दे, कोई बात नहीं है। अब जनरली ये है क्योंकि वो जो एक बिज़नेस सेटअप करने जा रहा है, उस बिज़नेस के पीछे बहुत सारे लोगों का मतलब एक घर भी चल रहा है, मतलब जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली। और ऑब्वियसली अगर उसको वो मतलब रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे डिज़ायर्ड टाइम में, तो वो सबसे ज़्यादा डीमोटिवेट होगा। उसके डीमोटिवेट होने के बाद नीचे वाले लोग भी डीमोटिवेट होंगे, और फिर वो मतलब कि एक अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट होगी। और जब एक रेस्टोरेंट क्लोज़ होता है तो उसके साथ मतलब वो मतलब यानी कि एक रेस्टोरेंट का क्लोज़ होना जो है एक बड़ी दुख वाली बात होती है। ये उसी को पता है जिसने बहुत सारा पैसा लगाया होता है और फिर उसका रेस्टोरेंट क्लोज़ हो जाता है, क्योंकि उसके पास का सामान कौड़ियों के भाव भी नहीं बिक रहा होता। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो इस मेंटालिटी के बारे में क्या कहेंगे, और फिर इसको इनकाउंटर कैसे करेंगे, ये अब बताएं ज़रा। बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो आपने कंसल्टेंट की बात की ना, मैं माज़रत के साथ हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छे कंसल्टेंट हैं भी सही, ऐसा नहीं है कि जो बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का जो पैसा है वो सही जगह पे यूटिलाइज़ हो और उनको इनकम भी हो। लेकिन मोस्टली ये प्रैक्टिस रेस्टोरेंट में बहुत ही गलत तरीके से हुई है। मुझे तो जो कंसल्टेंट वर्ड है ना, इससे नफ़रत हो गई है, क्योंकि बेसिकली मेरा प्रोफेशन है ये, और मैं जाता रहता हूँ, पाकिस्तान में घूम रहा होता हूँ मुख्तलिफ़ जगहों पे, जो भी हेल्प हो सकती है मैं करता भी हूँ। जो रेस्टोरेंट वाले लोग हैं जानते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, मिलते हैं, बुलाते हैं, मैं जाता रहता हूँ। जो वर्ड है ना कंसल्टेंट, मुझे इससे नफ़रत हुई कि लोगों के रेस्टोरेंट्स लोगों ने उन्होंने इसलिए बनवाए कि उन्होंने उसमें से पैसे खाए। तो मैं एक छोटी सी प्रैक्टिस बताता हूँ। मैं बहुत सारी जगहों पे गया तो मैंने उनसे पूछा कैसे बनाया, तो उन्होंने कहा जी हमने कंसल्टेंट रखा था तो उसका ये नाम था और उसने फिर ये किया और ये किया। बहुत अच्छा बताता था उसने, शुरू में बहुत अच्छी हमें बताई फिजिबिलिटी, जैसे अभी आपने बताई, बड़ी इंप्रेसिव से बना के दी।
तो पेशावर में मुझे एक जाने का इत्तेफाक हुआ, तो रेस्टोरेंट उन्होंने कहा साथ छोटी स्मार्ट सी खूबसूरत सी बेकरी भी थी, तो रेस्टोरेंट था, तो उन्होंने कहा जी बंद हो गया। तो हम सामान लेने चले गए, तो कोई उससे मैंने पूछा कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, तो उसने कहा जी 8.5 हो गई मेरी। तो 8.5 मैं अभी बात कर रहा हूँ 8.5 करोड़। करोड़। और टाइम था 2018 की बात हो रही है। तो 8.5 करोड़ तो उस वक्त अच्छे थे, जब बहुत आपका अच्छी डॉलर भी 105-10 रुपए का होता था उस नहीं, वक्त ना। 2018 में 150 तक तो था। नहीं, वो जब गवर्नमेंट आई है ना, तो चेंज हुई है, उससे पहले 105 का था, गवर्नमेंट के बाद एकदम लेकिन 125-30 एनी पे हाउ चला गया। 2018 में हाँ, मतलब 8.5 कर करोड़ सकते अच्छी हैं। खासी वैल्यू हाँ थी। हाँ, आज बहुत अच्छी। आज एक कनाल का घर भी नहीं मिलता है। अच्छा, वो बंद हो चुका था रेस्टोरेंट। अच्छा, अफसोस भी होता है, मुझे बहुत अफसोस होता है, क्योंकि मैं इस प्रोफेशन से हूँ कि रेस्टोरेंट बंद क्यों हो जाते हैं। मेरा तो सवाल है बंद क्यों हुआ है ये ना। तो वो बेचारा हेल्पलेस था, तो मैंने उसे पूछा कि आपने ये बंद क्यों किया पहले बात। वो कह रहे थे वो चलाने हम चलाना हमारा काम ही नहीं है। तो फिर मैंने कहा बनाया क्यों आप लोगों ने। मतलब उनका था कि वो पैसिव इनकम है इससे। हाँ, बस वो उनका यही था। तो उन्होंने कहा हमने कंसल्टेंट रखा था, लेकिन तो कंसल्टेंट ने, और मैंने कहा रेस्टोरेंट जितना बना हुआ है मैंने अभी देखा है, जितनी कैपेसिटी है जो लगा हुआ है, इस पे 3-4 से ऊपर लग ही नहीं सकता ना, जितना आप लगा हुआ है। वो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हो, हम भी यही प्रोजेक्शन करके बैठे हुए हैं। तो हमारे आधे पैसे जो है वो कंसल्टेंट खा गया। एक तो हमारे से जो उसने फ़ी तय की वो तो है ही है। तो कह रहे थे कि वो कोई सामान होता था जो लाहौर से वो बाय करवाता था, उसके अपने ही लोग होते थे करने वाले, वो यहाँ पहुँचता ही नहीं था, वो रास्ते से वापस चले जाता, लेकिन पैसे हमारे चले जाते थे। और हमें वो यहाँ वाले शेफ़ भी बताते थे हाँ जी हमारे पास आ गए, कुछ वो एक टीम थी, उन्हीं की टीम थी, उसने ही हायर की हुई थी। तो सारे लोग मिल के हमें वो इस तरह देते रहे। प्रैक्टिस में मेरे साथ भी जो प्रैक्टिस मैंने देखी, जो प्रपोजल था वो यही था कि भाई टीम डेवलपमेंट भी उन्होंने करके देने। शेफ, हेड शेफ कौन होगा, नीचे रेस्टोरेंट मैनेजर कौन होगा, पूरी ओवरऑल मतलब 1 साल तक उन्होंने उसको ओवरसी करना था। वो अब है ये प्रैक्टिस, उसका एक पैसा। अब मुझे ये कि उनका तो बिजनेस था, उनके और बिजनेसेस भी थे, वो इतना ज़्यादा बॉदर भी नहीं कर रहे थे। वो कह रहे बस हमारी गलत हो गई, लेकिन अब पूरी ज़िंदगी हमने ये काम नहीं करना। मतलब इतनी नफरत करवा दी उसने। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, जो ये कंसल्टेंट सो कॉल्ड कंसल्टेंट है, कि वो पैसा अगर 2 से 3 से 4 करोड़ भी अगर उन्होंने इसमें से कमाया है, तो वो कितना देर वो खाएंगे। अच्छा, वो ऐसी जगह लग जाता है कि वो हराम होता है बेसिकली। आप बीमारी में चला जाता है घर में, आप बरकत हो ही नहीं सकती ऐसे पैसे में जो आप किसी के साथ ज्यादती करके लेके आ रहे हैं। आप उस बंदे को, अच्छा वहाँ पे 40 लोगों का मतलब रोज़गार चल रहा था, घर चल रहे थे, वो सारा बंद हो गया। अच्छा, वो कोड़ियों के भाव बिक रहा था, और किसी कबाड़ वाले ने फिर वो लिया ना, हमने उनको एक ऑफ़र दी, तो लेकिन वो कह रहा था वो कबाड़ वाला मुझे 5 लाख ज़्यादा दे रहा है, तो हमने कहा इट्स अप टू यू। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो जो कंसल्टेंट है ना रेस्टोरेंट में, पाकिस्तान में कोई इस तरह का बंदा भी कंसल्टेंट मैंने नहीं सुना कि जो कि बहुत अच्छा हो। अगर वो बहुत अच्छे हैं भी सही, वो भी ज़्यादती कर रहे हैं। जितने अच्छे मैंने 1-2 बड़े नाम है सुने हुए हैं, उनका फिर और डिफरेंट स्टाइल है बात करने का, उनका तरीक़ेकार ही डिफरेंट है कि जी करेंगे भी हम, होगा भी हम। तो भाई जो पैसा बंदा लगा रहा है उसको तो ऑन बोर्ड करो। जो एक इन्वेस्टर है उसको तो इतनी आप वो दो कि वो भी, उसका इंटरेस्ट है ना, उसका शौक है करने का। आप उसे शौक से मना करेंगे नहीं, आपने हाथ नहीं लगाना, आपने देखना भी नहीं है हमारा काम। तो ये विन विन सिचुएशन होती है। रेस्टोरेंट एक प्यार और मोहब्बत का काम है। रेस्टोरेंट एक बनाना एक मतलब ऐसा नहीं है कि बिजनेस है, इसमें बहुत कुछ लोगों के जज्बात हैं, इसके लोग काम कर रहे होते हैं इधर, एक मतलब लोगों के घर चल रहे होते हैं। तो उसमें तो जब तक आप सिंसेरिटी, प्योर सिंसेरिटी के साथ नहीं बनाएंगे, उसमें नहीं डालेंगे, तब तक नहीं होगा। अच्छा नईम भाई, चलें ये तो बात होगी कंसल्टेंट जो जिसका जितना बस चलता है, वो हाँ, जितनी छुरी मार सकता है वो मार लेता है। लेकिन इस सारे सीन में बेचारा ऑनर क्या करे, जिसका शौक होता है कि उसने अच्छा रेस्टोरेंट बनाना है, अच्छी जगह बनाए जहाँ पे फैमिलीज आएँ, उसके यार दोस्त आएँ, बैठें, शहर में उसका नाम हो, अच्छी पीआर बने उससे। मतलब वो किस पे ट्रस्ट करे। ठीक जाहिर बात है, हाँ, सही कह रहे हैं 3-4 करोड़ तो भी हाँ, बहुत बड़ी रकम हाँ, है। बड़ी आप तो रकम। क्या नाम है, आज की डेट में अगर 8-9 करोड़ की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा 3-4 करोड़ से भी स्टार्ट करना पड़े तो अच्छा, इसके लिए ना अच्छे, ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग भी अवेलेबल हैं। मुझे तो कंसल्टेंट की बात हो रही है, अच्छे मैनेजर्स भी अवेलेबल है मार्केट में जिनके साथ आप कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि अभी ना क्योंकि गैजेट्स आ गए, इन्फॉर्मेशन सारी की सारी आपको पता है। मतलब आप भी एक लेमैन भी रेस्टोरेंट बनाना चाहता है ना, वो थोड़ा रिसर्च करता है, उसको हफ्ते में पता लग जाता है बेसिकली रेस्टोरेंट बिजनेस है क्या। वो विजिट भी करता है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। मैं देख रहा हूँ कि यंगस्टर्स जो अभी आप देख रहे हैं, जो अभी छोटे कैफ़ेज़ आए हैं, तो यंगस्टर्स ने, स्टूडेंट्स ने बनाए हैं।
अच्छा, वो उनसे जब बैठ के बात करें तो बड़ा इंप्रेसिव होता है कि उनकी रिसर्च बहुत अच्छी होती है। मतलब हम लोग जो रिसर्च करते हैं एक बड़े लेवल पे करते हैं, वो स्केल पे वो उनको छोटे लेवल पे कि हम ये बनाने जा रहे हैं, हमारा बर्गर ऐसे होगा, हमारा ये चीज़ ऐसे होगी और इस तरह होगी, और बना के शुरू मतलब कर वो देते हैं। उसमें कोई ना कोई आइडिया क्रिएट करते आइडिया, हैं, वो आइडिया क्रिएट करते आइडिया हैं, सेल करते हैं। डिफरेंट से वो फिर आगे एग्जैक्टली ओपन करते हैं और चला लेते हैं। ऐसे आप ही है, देख रहे होंगे छोटे छोटे ऐसे कैफेज ही है, बने हुए बिल्कुल सारे बिल्कुल। ऐसे ही हैं, सब लेकिन स्टूडेंट्स चलें, हैं। वो तो हम बड़े जब स्मॉल स्केल पे एक स्टार्टअप पे जाएंगे, वो तो सिनेरियो एक डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे वो वाला सिनेरियो है जो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ आ रहा है और उसने एक बड़ा सेटअप खोलना है और उसके साथ बहुत सारे लोगों का रोजगार जोड़ना है। वो तो एक बेचारा आदमी है मेरी नज़र में। तो अच्छा, मोस्टली आप देखेंगे प्रैक्टिस जो है वो यही है कि लोग अच्छे एक्सपर्ट लोग हायर करते हैं, कंसल्टेंट के बजाय मैनेजर हायर करते हैं। बिफोर ओपनिंग 2 दिन में पहले आप उसको हायर कर लेते हैं कि बेसिकली 50% आपको पता होता है, क्योंकि आपने आइडिया कंसीव किया होता है, विजिट्स किए होते हैं, सर्वे किया होता है, आपको पता होता है कि कैसे चलना है। आप उसके लिए मार्केट में अच्छे जो लोग रेस्टोरेंट चला रहे हैं वो अवेलेबल है, आप उनको अच्छा पे अच्छी परसेंटेज पे रख सकते हैं उनके साथ। कंसल्ट अब अच्छा आर्किटेक्ट हायर करना है वो आपको डिज़ाइन दे देता है, बाकी अच्छे कंस्ट्रक्शन के लोग हायर करने जिन लोगों ने बिल्ड कर देना है। अब आप अच्छी टीम सेलेक्ट करने जिन्होंने चलाना है, दैट्स इट। बजाय इसके कंसल्टेंट को आप पैसे भी ज़्यादा दे रहे हैं, फिर वो उसके साथ आप मगजमारी भी कर रहे हैं, फिर वो उसके आइडियाज़ आपके आइडियाज़ मतलब थोड़ा वो भी कर रहे हैं। ये ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस है कि आप अच्छी टीम रख लें। मैं उस पे जाता हूँ और मैंने देखा है कि लोगों ने अच्छे स्टाफ रखा है और अच्छा सक्सेसफुली चला रहे हैं। पाकिस्तान में देखे रेस्टोरेंट जो आप कामयाब चल रहे हैं, आप उन्हें देखें, उन्होंने कंसल्टेंट नहीं रखे होंगे, उन्होंने अच्छे स्टाफ रखा है उन्होंने। और आप देख रहे होंगे कि 20 साल से जी रेस्टोरेंट कितना हो गया, 30 साल से, तो ये 30 साल से बंदा हमारे साथ काम कर रहा है। तो लॉयल्टी चीज़ें वो जारी बात है, बरकत भी होती है उससे। वो स्टाफ रिटेंशन तो बहुत ज़्यादा यस ज़रूरी है। यस यस। वैसे चलें, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये बताएं कि जो हमारे रेस्टोरेंट्स फेल हो जाते हैं, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान में ये फिगर बहुत डिज़ास्टर है या यस यस कि यस। हमारे जो रेस्टोरेंट 60% के करीब जो रेस्टोरेंट्स हैं वो पहले साल में ही बंद हो जाते हैं। राइट। जो जिसका जितना पैसा लगा होता है तकरीबन उसमें डूब चुका होता बिल्कुल है। ठीक। जनरली तो परसेप्शन ये होती है, लोग कहते बिल्कुल हैं कि यार बिल्कुल इससे ठीक। पहले 6 महीने में अपने पैसे पूरे कर लिए। हाँ बिल्कुल क्या ऐसा है या नहीं हाँ है? बिल्कुल है, कुछ ऐसा है, बहुत कम है, लेकिन ये बहुत कम है, बहुत लेकिन कम है, किसी रेयर केस में होगा केसेस, बहुत रेयर केस। केसेस है, लेकिन पुरानी है लेकिन अभी। अगले 6 महीने में वही लग भी गया होगा। हाँ बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अगले 5 सालों में जाके तकरीबन इससे ज़्यादा जो फिगर है जो रह जाते हैं उसमें से 80% रेस्टोरेंट्स क्लोज हो जाते हैं। बचे कितने? छोटे बहुत। अब जो क्लोज हो रहे हैं रेस्टोरेंट, जो फेल हो रहे हैं, क्योंकि सक्सेस तो चले, वो सारे मैट्रिक्स हो गए, डाटा एनालिसिस हो गया और ये कर लिया हमने। अब फेलियर क्या है? फेलियर क्यों आ बड़ी रहा है? ज़बरदस्त बात है। फेलियर इसलिए देखें, दो चीज़ें। रेस्टोरेंट जब आइडिया कंसीव, किसी ने अगर रेस्टोरेंट करना है तो कर क्यों रहा है? हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो भेड़ चाल है ना कि सीएनजी का बिजनेस आया तो सबने सीएनजी लगा ली वो ना। मेरी, जैसे मैंने एक मिसाल दी, एक ऑब्जर्वेशन है कि मेरा दिल क्या, मैं फास्ट फूड पे रश देखा तो फास्ट फूड खोल हाँ लूँ। बस मतलब भेड़ चाल लगी हुई ना, बस उस पर स्टडी नहीं होती ना। अच्छा, रेस्टोरेंट में याद होगा आपके, अगर हम 2020 आफ्टर कोविड या बिफोर कोविड की बात करें तो आपको पता है एक प्रॉपर्टी में थोड़ा स्टॉप आया था, तो लोगों ने क्या किया था, प्रॉपर्टी सब लोगों ने फूड बिजनेस में चले गए थे, रेस्टोरेंट धड़ाधड़ रेस्टोरेंट बनाने शुरू कर दिया। जैसे बना रहे थे फिर वैसे ही बंद भी हो रहे थे ना। अच्छा, उस पर एक इशू था। रेस्टोरेंट का जो काम है ना बनाने का, बड़ा पैशंस का काम है, बनाना चलाना बड़ा मतलब बहुत ही सुकून का और सब्र वाला काम है। उसमें जल्दबाजी चीज़ें भी से नहीं होती। अब प्रॉपर्टी वाले, जैसे आप कह रहे, प्रॉपर्टी वालों ने जब रेस्टोरेंट, उन्होंने छक्के मतलब उनको तो वो तो छक्के वाले हैं ना, प्रॉपर्टी में छक्के लगते हैं आपके। और ये है सुकून वाला काम कि रेस्टोरेंट बनाया। तो वो सोच रहे थे कि ये रेस्टोरेंट भी, आपने देखा ना फलाने ने रेस्टोरेंट बनाया है और कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अच्छा चल रहा है, बहुत पैसे ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है और पैसे कमा रहे हो, भले उसका और बिजनेसेस भी पैसे हो, कमा रहा है। तो वो कहते सारे पैसे इस रेस्टोरेंट से ही कमा रहे हैं। यहाँ से पैसे कमा के फलानी जगह पे प्लॉट खरीद रहे हैं। अच्छा, या तो उसने वाकई बनाया होता है कि उसको 20 साल हो गए होते हैं रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, उसने 15 साल से रेस्टोरेंट बनाया होता है, तो पीछे एक मेहनत होती है, टाइम वो लगा होता है, उसकी मेहनत लगी होती है, तो वो आज वो ले भी सकता है, तो ठीक है। तो वो ये समझते हैं कि इन्होंने देखो कहाँ से चले थे और ये यहाँ पहुँच के अब हम रेस्टोरेंट बना रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज़ वालों ने रेस्टोरेंट बनाए इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में, बहुत ज़्यादा। जितनी तेज़ी से बनाया उतनी तेज़ी से बंद भी किया। ठीक है, उनके लिए तो पेनीज थे ना, या 3 करोड़ 4 करोड़ लग रहा, कोई बात भी नहीं थी, वो तो उन्होंने लगा लिए। तो वो बेसिकली उनका शौक नहीं था, उनका कोई वो नहीं था, बस बिजनेस के लिए था, पैसे आएंगे, वो बिजनेस माइंड थे। ये बिजनेस वाला काम नहीं है, बिजनेस तो है, इसमें बिजनेस ही कहते हैं इसको, लेकिन ये शौक वाला काम है। ठीक है, पेशेंस वाला काम है, सुकून वाला काम है, बिल्कुल तसल्ली से आप लाए, उसमें लोग आपके साथ आ जाते हैं, डेली आप बैठते हैं, शोबिज़ है ना बेसिकली, तो बैठते हैं, उठते हैं, लोग खाना खाते हैं, तो मतलब एक डिफरेंट टाइप का। तो जब तक आप इसमें शौक नहीं रखेंगे
शौक का मतलब आप इन्वॉल्व होना है। आपने जैसे एक काम चीज़ का शौक होता है, जैसे आप गाड़ी लेते हैं तो उसको बड़ा सुकून से रखते हैं, फिर कुछ स्क्रैचेस ना लगे, कोई लग ना जाए, कोई ख़राब ना कर दे, किसी को चलाने नहीं देते आप इतना, तो ये भी उसी तरह का काम है। तो वो लेकिन वो बिज़नेस समझ रहे थे। एक ये बात है, एक ये बात ये है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी थी अब 2010 में या उससे भी पीछे, अब 90s की बात करें, 2000 की बात करें, तो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हाई होती थी रेस्टोरेंट में ना, क्योंकि आपकी बिजली सस्ती होती थी और अवेलेबल होती थी, जनरेटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, गैस अवेलेबल होती थी और सस्ती होती थी, ठीक है। अच्छा, पेरोल भी इतना ज़्यादा नहीं होता था क्योंकि रेट कम था, तो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 35 और 40 को टच करता था हमारे रेस्टोरेंट जो हम चलाते थे। अब प्रॉफिट मार्जिन आपका ड्रॉप होते होते 10 पे आ गया है, ठीक है। अच्छा, वो सारी चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि वो आप मतलब आप कमा रहे हैं और गवर्नमेंट को दे रहे हैं, 50% आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं, 50% आप ये यूटिलिटीज़ पे जा रहे हो, जैसे आप रेंट की बात करें आप उधर दे रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हिट हो रहा है वो प्रॉफिट मार्जिन है। तो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बहुत ही कम हो गया, 10% है, किसी रेस्टोरेंट का 10 है, किसी का 15 होगा, किसी का 12 होगा, किसी का बड़ी हद 20 होगा। ये जो प्रॉफिट मार्जिन की जो आप बात कर रहे हैं, ये वो नेट प्रॉफिट है या वो नेट ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट है? नेट प्रॉफिट की नेट बात, प्रॉफिट नेट की बात प्रॉफिट। करें। तो उसमें जो नए लोग आ रहे हैं ना, तो वो समझते हैं कि इसमें 50-50 प्रॉफिट है। आप एक नॉर्मल सी जो सेइंग है ना, नहीं, जो 50-50 है। एक ऑब्जर्वेशन हाँ, है। 50-50 है ना कि यार देखो मुर्गी लेते हैं, तो मुर्गी देखो नहीं, 800 रुपये की 800 मुर्गी है, 1600 की बेचनी, तो ये अब ये बेच रहे हैं 2000 रुपये की, 2000 की, यस। ठीक है। तो वो एक साइकी है, लेकिन डेफिनेटली उनको ये नज़र नहीं आ रहा। वो कहते हैं ये एक मुर्गी घर में 4 बंदे खाते हैं, ये अब इधर देखो 3 बंदे ख़त्म भी कर गए, 2 बंदे ना मुर्गी, और इन्होंने हमारे से इतना बिल ले लिया। अब रेस्टोरेंट का जो इन्वायरमेंट है उसको ठंडा रखना, उस पर खर्चा हो रहा है। ये जो बंदे घूम रहे हैं यूनिफॉर्म पहन के, एक एक माहौल इन्वायरमेंट जो है, क्रिएट एक किया उनके हुआ है। बाहर से लेकर गाड़ियों की जगह से लेकर एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया, तो खर्चा हो रहा है और रनिंग कॉस्ट मुसलसल हो रही है। आप आए या ना आए, एसी आपके चल रहे हैं यहाँ पे, कस्टमर आए ना आए, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड बन गया है, उसका खर्चा हो रहा है, तो वो उनको नज़र नहीं आता है। वो फिर उसको, तो इसलिए जो प्रॉफिट मार्जिन पहले बिल्कुल 50 होता था, लेकिन अब वो नहीं रहा है। तो जो ये छक्के लगाने वाले ने, तो वो आए, उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा मार्जिन ही मार्जिन है इसमें, तो उनको देखा ये तो प्रॉफिट, मतलब हमने 10 मिलियन की सेल कर लिए, तो इसमें बचाइए हमारे पास 10 लाख रुपए है। तो वो उधर कमाते थे वो मिलियंस में। इस तरह झटके में एक प्लॉट बेचा तो 50 लाख का फ़ायदा हो गया है। एक दिन में उन्होंने एक महीने में 10 डीलें कर ली, तो वो और इसमें द हेल ऑफ डिफरेंस। तो उनको मज़ा नहीं आया। वहाँ पे उनको वो क्या नाम है, ओपेक्स कॉस्ट नहीं पड़ रही, कुछ भी यहाँ नहीं पे होती इनको थी, ओपेक्स वहाँ कॉस्ट डील पड़ रही होती है। थी जितना आप तेज बोल लेते हैं। हाँ, तो इसमें तो आप देख रहे हैं 40 बंदे आपके साथ काम कर रहे हैं, ऐसे ठीक ही है। है। उनका भी है, फिर वो मतलब वो 3 करोड़ पे लगाया, तो 3 करोड़ पे लगाने को सस्टेन करने के लिए पैसा और मजीद लग रहा है, जबकि प्रॉपर्टी में आपने एक इन्वेस्टमेंट की, प्रॉपर्टी पड़ी है, पैसे अच्छे मिले, आपने बेच दी। बेच दी बस, और कुछ कुछ भी नहीं है ना। आप सोए आपने सुबह उठा यार कल बेच देना इसको, बिक गई आपकी। तो रेस्टोरेंट थोड़ा मुश्किल काम है और समझने की ज़रूरत है, और उनको करना चाहिए जिनका शौक है, शौक वाला ठीक है। शौक वाला काम है, उन्हीं को ही करना चाहिए, उन्हीं को जेब देता है कि वो फिर उसमें टाइम लगाते हैं, वो मतलब इससे इश्क करते हैं, वो फिर आते हैं, बैठते हैं। टाइम सबसे जो इसमें मेन चीज़ है ना, वो ये है, ये टाइम टेकिंग है, टाइम मांगता है, आपको टाइम देना है। शुरू में आपने बहुत ज़्यादा टाइम देना, फिर आप इजी हो सकते हैं जब आपकी टीम सेट हो जाती है, लोग आप उनको समझ रहे होते हैं, वो आपको समझ रहे होते हैं कि यार क्या स्टैंडर्ड मांग रहे हैं और क्या चाहते हैं आप, क्या रेस्टोरेंट किस तरह का होगा। फिर आपके पास टाइम बच जाता है, टाइम चाहिए होता है, और इसमें पर्सनल लाइफ ख़त्म हो जाती है। ये एक ड्रॉबैक है इसका ना। वैसे मैंने जितने भी रेस्टोरेंट ऑनर्स हैं सर्कल के अंदर, जब भी कभी उनसे मुलाकात का मौका मिला, तो उन्होंने एक बात बड़ी कॉमन की है कि हमने अपने बच्चों का बचपन नहीं एंजॉय किया। हाँ, वो मतलब ठीक कह रहे हैं, मतलब ये कि ठीक वो कह रहे हैं। इतना टाइम टेकिंग है कि मतलब ये कि बच्चे कब, यानी कि छोटे थे तो कब फर्स्ट ग्रेड में चले गए, कब 6th ग्रेड में चले गए। मैं अपनी बात आपके बताऊं, केस में भी ऐसे ही था? मेरे केस में भी एग्जैक्टली ऐसे। मेरे केस में थोड़ा और इससे भी ज़्यादा है, क्योंकि मुझे प्रोफेशन से मोहब्बत है, प्यार है, इश्क है अपने ना। तो मैं पेरेंट्स को, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन चला गया था जब काम करने चला गया, घर से चला गया, तो मैंने कहा मदर को और फादर को कि जब मैं आऊँ तो आपने मुझे रोकना नहीं है, क्योंकि मुझे तकलीफ़ होगी कि आप मुझे रोकें, क्योंकि मैंने रुकना नहीं है। तो मैं जाऊँगा तो ये होगी कि मैंने मतलब आपका कहना नहीं माना है, और आपको भी तकलीफ़ होगी कि मैं चला गया हूँ। तो मैं जब आऊँ तो बस, मैं आता था 1-2 घंटे के लिए ना, तो शायद दूसरे शहर से आता था, 1-2 घंटे के लिए मिलता था और चला जाता था। तो मैंने कहा मुझे इश्क हो गया इसमें, इस प्रोफेशन से ना, मतलब तो ये मुझे कि करने दें। ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको मतलब ये कि फैमिली लाइफ और हाँ, इसमें से बहुत मुश्किल एक है, चूज़ टू करनी, या इसको टू बैलेंस डिफिकल्ट। करना आपके लिए मुश्किल है? मतलब देखिए, अच्छा उसके अलावा मेरा कोई रिलेटिव जितने मुझे नहीं जानते, मैं उनको नहीं जानता, मुझे नहीं जानते। हर फंक्शन में मेरे फादर जो है वो इंट्रो करा रहे थे, ये वो बेटा है जो उधर काम करता है, अच्छा ये वो है, अच्छा, ठीक है। तस्वीर में उन्होंने देखा हुआ तो वो था, तो वो अभी शादी भी। आपने आउट ऑफ फैमिली की है? जी जी, आउट ऑफ फैमिली शादी की।
अच्छा चलें। अच्छा, मैं उसके लिए एक मैसेज है, मैं सबको बताना चाहूँगा शादी के बाद, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल था, तो मेरी वाइफ अभी फर्स्ट वीक था, तो मैं तो चला जाता था, तो लेकिन इनफैक्ट रेस्टोरेंट के अंदर ही हमारा नेक्स्ट थी, तो हम वहीं रहते थे। मेरे जो उस्ताद हैं, मैं उनका नाम लूँगा, सलीम साहब, तो वो रहता, मैं रेस्टोरेंट के अंदर उन्होंने मुझे घर बना के दिया, तो तू भी यहाँ रहता, तो वो मेरी बेटी होगी, यहीं रहेगी, तुम दोनों यहीं पे रहोगे। तो हम अंदर ही रहते थे रेस्टोरेंट के, हमारे एक पीछे लॉन था बहुत बड़ा 6 कनाल का, तो वहाँ फंक्शन करते थे, तो हमने एनेक्सी बनाई खूबसूरत सी। तो लेकिन आफ्टर 1 वीक मेरी बीवी ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये क्या तरीका है, रात को 12 बजे आ रहे हैं, 1 बजे आ रहे हैं, तो खाना भी उस वक्त खाते थे। अच्छा, मैंने शुरू में थोड़ा उसको समझाया कि मतलब ये काम की प्रोफेशन है इसी टाइप का ना, कि वो इसी तरह ही चलेगा, वो आगे भी ऐसे ही चलेगा। मैंने कहा है ही ऐसे, पीछे भी ऐसे चलता आ रहा है, आगे भी ऐसे ही चलेगा। तो उसने कहा ये तो बहुत मुश्किल है, तो मैंने कहा बिल्कुल मुश्किल है। अच्छा, मैंने कहा इसको अब देखते हैं कैसे प्लान करते हैं ना। तो फिर हफ्ता गुजरा, फिर उसका रोला डेली, उसका मतलब इस पे बातचीत चल रही है हमारी। तो मैंने उसे कहा तुम शॉपिंग किया करो डेली ना, तुम्हें जो दिल करे तुम शॉपिंग करो, मतलब आप डेली जाओ, जो चीज़ लेना लो आपने ना, मुझे तंग नहीं करना, पैसे जितने चाहिए ले लो, बाकी जो चाहिए ले लो, लेकिन मुझे तंग नहीं करना, मुझे काम से मना नहीं करना, इस पे मसला हो जाएगा। तो शॉपिंग करके वो थक गई, वो शॉपिंग करती रही, हर पूरा हफ्ता 10 दिन हर चीज़ शॉपिंग कर ली उसको, फिर मैं अकेली बैठी हूँ जी फलाने, मतलब जैसे एक होता है। और बात उसकी ठीक थी कि मैं रहती थी। तो कोई महीना ही गुजरा, तो मैं उसे रात को गाड़ी में बिठा के एक लॉन्ग ड्राइव करता था वैसे ही शहर में ना। तो मैंने उसे बताया, मैंने कहा बात ये है कि अगर ये आपकी अय्याशी मेरे काम से जुड़ी हुई है, आपका अय्याशी हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चों का फ्यूचर जो कि अभी आए नहीं है, सब इसी काम से जुड़ा हुआ है। अगर ये मैं काम करता रहूँगा तो वो सारे कुछ ठीक रहेगा, उसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा होगा। अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो नहीं होगा। मैं तेरे साथ बैठ जाता हूँ, मैं 8 घंटे वाली ड्यूटी करता हूँ, 9 to 5 वाली, वो कर लेता हूँ। तो वो जो मैं चाह रहा हूँ, जो मैंने सोचा हुआ है, वो चीज़ नहीं होगी। तो इस प्रोफेशन से मुझे इश्क है, तो मुझे करने दें। मैंने अपने पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करके ये कर दिया था। मुझे याद भी नहीं है, मैं पेरेंट्स के घर शादी से पहले एक रात रहा हूँ, जब से मैं अपने आप को पहचानूँ। तो मैं रात में मुझे याद नहीं है, मतलब मैंने उसको ये बताया कि मुझे ये भी याद नहीं है कि शादी के बाद मैं रात को रहा हूँ तेरी वजह से, कि मैं वहाँ पे घर पे रहा हूँ। तो मैंने कहा आप ये देखें कि ये वाली चीज़ इस तरह मेरे साथ हुई है, तो इसलिए आपने इसको इस तरह देखना है। अच्छा, उसके बाद फिर उसने समझना शुरू किया है कि फिर उसने इतना समझा, इतना कोऑपरेट किया, स्टिल आज तक फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आज तक उसने फिर इसी तरह ही साथ दिया। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। और वो इतना ही मतलब इस फील्ड में आपका ना कोई दोस्त भी नहीं बनता, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम इधर दे रहे होते, कोई दोस्ती भी नहीं बना सकते आप ज़्यादा ना। अच्छा, फ्लोर पे रेस्टोरेंट पे आप दोस्ती नहीं बनाते, क्योंकि फिर रेस्टोरेंट को हर्ज हो रहा होता है। जो बंदा आता है एक्सपेक्ट करता है कि डिस्काउंट मिलेगा, ज़्यादा फेवर मिलेगी, ज़्यादा फेवर आप दे सकते हैं, अच्छा प्रोटोकॉल दे सकते हैं कस्टमर को, ज़्यादा आप अच्छे तरीके, क्योंकि एक हॉस्पिटैलिटी है, मिल सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा डिस्काउंट या चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि बिजनेस जो आपका है ये आज के बिजनेस दौर में तो कर भी नहीं सकते, कर भी नहीं 10% तो सकते, नेट प्रॉफिट है। बिल्कुल ऐसी। तो वो मतलब कहने का ये था कि उसमें अब दोनों चीज़ें साथ लेके चलना बहुत मुश्किल है, फैमिली और इसको, तो कुर्बानी देनी पड़ती है। कोई भी काम हो, चाहे कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके लिए आप देखें, आप अगर उसको इतने सीरियस और इतने इस अंदाज में करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपका जाएगा। तो मेरा ये वाली साइड मेरी बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कहने का रिलेटिव्स मकसद चीज़ें ये है हैं कि ही नहीं। आपको ना अपने काम के साथ ना फिर बहुत ही एक टाइम तक आपको बहुत लगाव रखना पड़ेगा, ताकि उसको एक स्टेज पे पहुंचे, देन उसके बाद वो ऑटोमेशन पे जाए, और फिर उसके बाद तो मल्टीप्लाई उसके बाद फिर आपका होता है अगला करें। अगला। ऐसा नहीं होता कि आप रुक जाते हैं। अगर आप शौक रखते हैं तो तो फिर डेफिनेटली नहीं, तो सारे इस सीन में घर की तरफ से नहीं है कि अगर आपने अगला करना तो साथ में दूसरी शादी भी कर लें हम? नहीं, दूसरी शादी आप जब एक को आप उस तरह नहीं चला पा रहे, दूसरे तो सोच ही नहीं सकता ना। आप अगला करने जा रहे हैं। रेस्टोरेंट तो देखिए बिजनेस की बात है, और मैं बात कर रहा था दोस्ती की। तो अब दोस्ती भी उतनी लिमिटेशन होती है, आप लिमिट तक बना सकते हैं अगर आप समझते हैं। तो फिर मतलब मैं अपनी वाइफ के बारे में कहूँगा, उसने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड भी वही है, मशवरा भी उसी से मैं करता हूँ। और वो फिर खड़ी होती है मेरे साथ ना। तो मैं अभी भी स्टिल आज जो मेरी कामयाबी में जैसे पेरेंट्स की दुआएं होती हैं, पेरेंट्स के बाद मेरी वाइफ का बहुत बड़ा रोल है कि उसने मुझे फिर तंग नहीं किया, उसके बाद से लेकर आज तक मुझे तंग नहीं किया कि मैं जितना मर्जी काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा मुझे काम से नहीं, मुझे जो पता काम से रोकता वो मेरा नहीं, दुश्मन ये है। आप बहुत सारे मर्दों को नसीहत करने जा रहे हैं कि रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट करें, उसके बाद अपनी अपनी वाइफ से एक नसीहत करके आए कि तंग नहीं करना है। देखें, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये इसकी ना काम
है इसी तरीके से करना इस तरह, अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर आप सक्सेस रेट है, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर बिल्कुल भी नहीं, आप सोचे भी ना इसका ना, या फिर आप एक्सपर्ट लोग ऐड करें उसके साथ कि वो आपके साथ काम उतना ही काम करेंगे लेकिन आपके जज्बे वाला काम, इतने एक्सपर्ट हो कि वो ऑटोमेशन पे जल्दी ले जाए। लेकिन जज्बा इतना नहीं हो सकता जो आपका है, पैशन, एग्जैक्टली, जिसका पैसा लगे, जिसका पैसा लगता है और जिसका होता है मैं ये आइडिया क्रिएट करके मैं ये करूंगा, वो फिर वो आपका हो सकता है, ऐसा बंदा आपको लकीली मिल भी सकता है, ऐसा नहीं है, वो अगर मिल जाए तो फिर तो सोने पे सुहागे वाली बात होगी। टीम जो है ना वो बड़ी मैटर करती है। यस यस यस। अच्छा, जैसे भी हमने बात की फेलियर्स के ऊपर, और फेलियर्स में हमने एक बड़े सेगमेंट को डिस्कस किया जो बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ आते हैं, लेकिन जो छोटे स्टार्टअप्स होते हैं वो भी फेलियर से गुजरते हैं, और वो ऐसे उस फेलियर से गुजरने के बाद मैंने उनको अक्सर देखा सुनते हुए कि यार सारे काम कर लूँगा लेकिन ये काम कभी नहीं करूँगा, वो इतने डीमोटिवेट हो चुके होते हैं। वो स्टार्टअप्स क्यों फेल होते हैं वो? अच्छा, उसकी वजह ये होती है कि हमने जो मोस्टली रिसर्च है जो हमने देखा है ना, कि वो बेसिकली सोच रहे होते हैं कि हमने ये आइडिया लेके आना है, लेकिन ड्यू टू शॉर्ट ऑफ फंड्स या इन्वेस्टमेंट वो छोटे आइडिया पे चले जाते हैं, लेकिन वो माइंड उनका उधर होता है। आप देख रहे होंगे कि मार्केट में ना रेस्टोरेंट उन्होंने छोटा बना दिया, लेकिन स्टैंडर्ड उन्होंने वो बड़े रेस्टोरेंट वाले रख दिया वहाँ पे। अब कस्टमर है ना, आप देखें, आप बट कढ़ाई पे जाए तो अगर आप सलातीन कढ़ाई पे जाए तो आपके साथ बिल्लियाँ भी फिर रही होंगी, सारा कुछ होगा और रश लगा होगा ना, ठीक है, आपको प्लेटें भी नहीं देंगे वो खाने के, वो कढ़ाई के अंदर से आपको खाना। मुझे एक दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ तो वो उसने कहा जी प्लेटें इसके अंदर से खाना है, तो मैंने किसके अंदर से कैसे खाएंगे, तो वो तो मुँह जल जाएगा, कह रहा आप थोड़ी देर में खाएंगे तो ये सही होगा, तो खाया तो बाकी मज़ा आया, वो स्टैंडर्ड इस तरह था। साथ हमारे बिल्लियाँ भी घूम रही थी, चल रही थी, और रश लगा हुआ था, और उसके पास टेबल भी नहीं थे जहाँ पे 1.5 घंटा पहले बताना होता था कि हमने खाना खाना है, कढ़ाई बनाओ या कुछ। अब जब आप ये रेस्टोरेंट, मैंने कहा यार ये सफाई तो कर लो ना, तो हमने उस पर स्टडी की, हैदराबाद में सलातीन वहाँ फेमस है, तो हमने उस पर स्टडी की, फिर उनको बताया, वो कह रहे हैं अगर हम हो सकता है हम सफाई करें तो लोग हमारे पास ना आए। मैंने कहा ये तो मन तक समझ नहीं आई कि सफाई करेंगे तो ज़्यादा लोग आएंगे। वो कह रहे नहीं, लोगों को ये हमारा जो कस्टमर है हमने आपके लिए तो बनाया नहीं है, हमने तो बनाया हुआ ट्रक ड्राइवर के लिए, या हमारा वो कस्टमर है, तो आप क्यों आते हैं हमारे पास, आप आ रहे तो माहौल यही होगा हमारा। और एक और स्टडी थी सिंध में ट्रक पोर्ट पे, वो भी इसी तरह की थी, कम इन्वेस्टमेंट में वो लोग चला रहे थे, और वो उन्होंने एक काम जो अच्छा किया हुआ था वो ये थी कि फूड क्वालिटी पे उन्होंने बहुत कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था, बहुत ज़बरदस्त रखी हुई थी। तो मेरा ये होता है कि जो फेलियर होता है ना, वो होता है कि वो दिल हार जाते हैं, जल्दी मान लेते हैं कि यार सेल इतनी नहीं हुई है, कर लेते हैं। हाँ सेल इतनी नहीं हुई है और नहीं आ रही, हम खर्चे कर रहे हैं, हमारा इसी चल रहा है, हमारे ये स्टाफ की तनख्वाहें चल रही हैं, वो स्टाफ कम करना शुरू करते हैं। नॉर्मली फेलियर जब कर रहे होते हैं, तो फेलियर जब हो रहा होता है, तो मैं तो किसी रेस्टोरेंट को फेल होना समझता ही नहीं। मतलब अगर मैं कर रहा हूँ या कोई भी कर रहा है, रेस्टोरेंट बनाया है तो वो 100% चलना चाहिए। मैंने कभी सोचा नहीं है कि रेस्टोरेंट बना रहे और नहीं चलेगा, बाकी तो अल्लाह ताला करने वाला है। लाइक मैंने कभी नहीं सोचा, अपनी टीम को भी कभी नहीं कहा कि हम कोई रेस्टोरेंट करेंगे बनाएंगे और नहीं चलेगा, कभी भी नहीं सोचा, और वो चलेगा और वो चलता है, क्योंकि वो एक प्रॉपर हम उस तरीके से उसको चलाते हैं और अल्लाह ताला बरकत डालता है। हम सारे हम तो एक मेहनत कर सकते हैं। लोग जो करते हैं, लोग यही करते हैं, चाहे छोटे स्केल पे आए चाहे बड़े स्केल पे आए, जैसे ही काम कम होते हैं, एक तो नॉन प्रोफेशनल होते हैं, वो एसी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, नहीं चलाते, लोग आएंगे एसी चलाएंगे उसके सामने बिठा देंगे, वो एक और गलत बात है। 4 टन का एसी अगर सामने आप टेबल लगाते वो ज़्यादा थ्रो आ रही होती है, वो एक मुश्किल होता है। वो कहते हैं यार इसको कम करो, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता, ये और गलत बात होती है। और कॉम्प्रोमाइज़ एक क्वालिटी का रिसोर्स, आप स्टाफ नहीं रखते, बड़े जो दिन की तनख्वाह 1 लाख है वो कहते हैं हम 30,000 वाला बंदा रखते हैं, इसको छुट्टी कर देते हैं कि हम अफोर्ड ही नहीं कर रहे। जब इस तरह की आप चीज़ें करते हैं तो आप तैयार हो जाए कि आप बंद करने जा रहे हैं, आपने स्टेप ले लिया, उसकी तरफ चल पड़े, चूँकि आपकी कंटीजेंसी फंड प्लान नहीं किया हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें इसकी आती है कि आप नहीं करते। तो फेलियर में हमने देखा है, जहाँ जहाँ भी हमने फेलियर रेस्टोरेंट किए हुए वो इसी तरह हुए। एक तो वो खुद उसमें थे और उन्होंने ना अच्छे लोग हायर किए, ना उन्होंने मतलब उसके लिए चलाने के लिए ऐसी कोई चीज़ थी नहीं कि रेस्टोरेंट चले। तो मैं उनसे ये सवाल करता हूँ इसमें चलाने वाली चीज़ क्या थी कि रेस्टोरेंट क्यों चले। आपने रेस्टोरेंट बनाया हुआ है पाकिस्तानी, आपने स्टाइल बनाया है पाकिस्तानी, आपने सारा माहौल बनाया है, लेकिन आप जिंगर बर्गर की तरफ चले गए। वो क्यों चले गए आप जिंगर बर्गर देने के लिए ना? तो बस वो रेस्टोरेंट नहीं चल रहा था, हमने कहा चलो जिंगर भी हम देते हैं, यहाँ पे पिज़्ज़ा भी लोग खा लेते तो जिंगर भी दे लेते तो ये भी चल जाए। वो बेसिकली कॉन्सेप्ट पे नहीं होता, फिर वो ट्राई मार रहे होते। तो वो बेसिकली जिस कॉन्सेप्ट पे आप बनाते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ इस बात को कि ऐसा कोई काम नहीं है कि जो आपने सोचा हो करना है और फिर वो ना हो, लेकिन जो उसका पैरामीटर्स है, जो करना है, जो फिर वो पूरे 100% करें तो वो चलेगा। अपना जो फोकस है, अपनी चीज़ें हैं, अपना जो आप करना चाहते हैं, फिर वो बताएं कि हम कर सकते हैं, विल होनी चाहिए, दैट्स इट, नथिंग, इसमें कुछ भी नहीं।
अच्छा, मेरी ना अक्सर जो मेरे जो सर्कल के अंदर स्टार्टअप्स जिन्होंने शुरू किया बाद में उन्होंने बंद किया, मेरी जब उनसे डिस्कशन हुई तो मैंने एक बड़ी कॉमन बात उनसे सुनी कि यार, जब मैंने पूछा यार तुमने बंद क्यों किया, तुम्हारी मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग भी अच्छी थी, तुम्हारा कुजीन भी अच्छा था, तुम्हारे पास कस्टमर इन्फ्लक्स भी आ रहा था, मतलब कुछ ना कुछ पेनिट्रेशन हो रही थी, लेकिन बंद क्यों किया? तो उनके सुनने में आया यार हमारा शेफ़ हमें ब्लैकमेल करने लग गया, हमारे किचन में चोरियां होने लग गई, और मेरा जो सीओजीएस था वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अब ये जो 2-3 चीज़ें हैं इसमें ख़ास तौर पे जो सीओजीएस है ये हमने कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मॉनिटर करना है? और इसके अलावा जो ये शेफ़ थेफ्ट्स होती हैं, न सॉरी, जो शेफ़ का ब्लैकमेल करना होता है और जो चोरियाँ होती हैं, इसको कैसे अवॉइड किया जाए? क्या ये ऐसा है या नहीं है? पहले तो मेरा ये सवाल है। जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए, जैसे हमने ओनर्स की बात की, वैसे स्टाफ भी मैंने बात की थी शुरू में कि स्टाफ चूँकि अच्छा, थोड़ा-सा मैं इस पे बात कर लूँगा डिटेल में कि स्टाफ रेस्टोरेंट में, क्योंकि इसकी कोई सच है कोई नहीं कि कोई एजुकेशन हो या कोई वो करके आ रहा हो। इसमें जो स्टाफ आता है वो सारा एक्सीडेंटली आता है। मैं ओके। एक थोड़ा-सा केस बताता हूँ कि गाँव से एक बंदा उठता है, तो वो शहर आता है ना काम करने के लिए। उसके माइंड वो ओपन होता है कि मैंने शहर में आके क्या करना है ना। वो जब शहर आता है तो वो उसको फलाना दोस्त कहता है तू इधर लगा, तो वो उसको कोई रेस्टोरेंट में लगा देता है, यार रेस्टोरेंट में एक खुला हुआ है तो तू यहाँ काम करे, फ़ौरन तुझे खाना भी मिल जाएगा। अच्छा, वो जब आता है वो देखता है उसको खाना भी फ्री मिल रहा है, वो रिहाइश भी दे देते हैं और साथ में टिप की सूरत में पैसे भी मिल जाते पैसे हैं। भी मिल जाते अच्छा, वो खड़ा हो जाता है, वो कह रहे हैं ये तो बहुत अच्छा काम है, मतलब ये तो इससे अच्छा खाना-पीना काम ही रिहाइश कोई नहीं है। खाना-पीना रिहाइश रिहाइश भी सब। है, पैसे भी साथ मिल रहे हैं, डेली के पैसे और तनख्वाह भी जो भी उसकी मिलती है। वो बस वो खड़ा हो जाता है। अच्छा, वो खड़ा होता है, फिर वो काम करने लगता है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो थोड़ा तरक्की कर लेता है। कोई अगर किचन में लगा था तो डिश वॉशर से लगा, फ्रंट पे लगा तो किसी ने वेटर पे लगा दिया, फिर वहाँ से चलना शुरू। फिर कुछ अरसे बाद उसकी ज़रूरत बन जाता है कि यार मैं यही, मेरी जॉब ही यही है, मैं यही करूँगा। अब किसी ने उसका गोल सेट नहीं किया कि इसका गोल क्या होगा, ये कैसे तरक्की करेगा, इसका माइंडसेट क्या है, इसे क्या हमें लेना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारी मैनेजमेंट है, रेस्टोरेंट्स के लोग हैं, उनको उसको एग्जामिन करना चाहिए। अरे बंदा आ गया, इसका माइंडसेट ये है, इसको हम यहाँ लगाएं, ये तरक्की करेगा, ये भी तरक्की करेगा, हम भी तरक्की करेंगे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा। वो क्या करते हैं, वो स्ट्रेट अवे उसको अपने जो भी काम होता है लगाते हैं। अब होता ये है कि उसकी तरबियत भी नहीं होती घर से ना, क्योंकि गाँव का आपको पता ही है सारा क्या, एक अलग से एक ज़िंदगी है, अलग से एक लाइफ है, अलग से एक पाकिस्तान उसका में अपना बेरोज़गारी अपना है, एक एनवायरनमेंट है। चीज़ें हैं, मतलब जो ये चीज़ें आप उस पे अलग से डिस्कशन है। तो वो उनकी तरबियत नहीं होती हुँ। कि यार इसको हमने सच के बारे में बताना है, इसको सब कुछ बताना है, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि बताएँ। जब हम नहीं बताते तो जो भी आपने बात की, तो फिर किचन में चोरियाँ, लीकेजेस, अच्छा इसके बाद जो कोई चीज़ भी, अच्छा फिर क्योंकि वो तालीम नहीं होती तो सीओजीएस तो दूर की बात है, तो सीओजीएस उनको समझ भी है कि सीओजीएस होती क्या है, हुँ। ठीक है? तो हम फूड कॉस्ट को सीओजीएस कह रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता। वो क्या करते हैं, वो एक बस कोशिश करते हैं, जो दो दो नुकसान होते हैं उसके। एक तो उनको पता नहीं होता कि सीओजीएस क्या है, फिर जब पता पड़ता है तो फिर वो इतना कम क्वांटिटी कर देते हैं जो कस्टमर को नुकसान दे रहा होता है, कि अगर आप कहते हैं 300 ग्राम इस डिश के में मीट जाना चाहिए, वो 250 ग्राम कर देते हैं। इवन कि क्वालिटी पे भी हाँ, कंप्रोमाइज़ कर अब लेते वो हैं, कहते हैं क्वालिटी पे करता कि मेरी सीओजीएस बेहतर हो जाए, बेहतर हो जाए। विच इज़ टोटली रॉन्ग। हुँ। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, अब एक बंदा है, जैसे मैंने अभी बात की है, उसको आपने सिखाया नहीं है कि कटिंग कैसे करनी है। अब प्याज काटने हैं, तो प्याज जब उसको आपने नहीं सिखाया तो वो प्याज आपको वो ज़्यादा काटना शुरू कर देगा ना, वेस्टेज में जा रहे होंगे। टमाटर भी इसी तरह करना शुरू कर देगा। तो प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं दी जाते। सिखाने का एक तरीका होता है, एक है, आप वो पूरा तरीका अडॉप्ट करें और उसको फिर सिखाते सिखाते आप शेफ़ तक लेके जाएं। और वो एक शेफ़ बनने के लिए 10 से 15 साल लगते हैं, हुँ। मैनेजर बनने के लिए 10 से 15 साल लगते हैं। हमारे यहाँ 4 साल में बंदा मैनेजर बन जाता है, 3 साल में बंदा शेफ़ बन जाता है। हम जिनके इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं आजकल, वो 3 साल काम किया हुआ है, यंग बंदा होगा, 22 साल का, जी मैं शेफ़ हूँ यहाँ पे। तो शेफ़ से जब पूछेंगे तो उसे चीज़ों को पता नहीं होगा। वो शेफ़ इसी तरह बन जाता है कि वो एक्सीडेंटली आया और एक्सीडेंटली आगे चला गया। तो हमें रेस्टोरेंट वालों को तरीका अडॉप्ट करना है कि उनको हम कैसे पढ़ाएँगे, कैसे आगे लेके जाएँगे। तो ये बिल्कुल हो रहा है, इसमें दूसरी राय नहीं है। जिस तरह कंसल्टेंट की बात हो रही थी, इसी तरह भी किचन में चीज़ें वेस्ट हो रही होती हैं, लीकेजेस हो रही होती हैं, खाना भी जा रहा होता है। तो वो क्योंकि हम उनकी तरबियत नहीं करते, तो मैं अपने पे ले रहा हूँ और अपने जो मैनेजमेंट के लोग हैं उन सब से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपनी टीम को अगर आप
ये बताना शुरू कर देंगे डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कि हम ये गलत चीज़ है, तो आप देखेंगे आप इसकी जो पोजीशन है बिल्कुल चेंज हो जाएगी। बेसिकली काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है यस, डेली बेसिस के ऊपर। यस। और ये जो मॉर्निंग मीटिंग होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि मॉर्निंग मीटिंग में आप पॉइंट्स जो डिस्कस कर रहे हैं, मीटिंग मिनट्स डिस्कस कर रहे हैं, डे प्लान कर रहे हैं, प्रीवियस डे पे क्या गुजरा है, कल की कंप्लेंट्स क्या हैं, कल के इश्यूज़ क्या आए हैं, स्टाफ के इश्यूज़ क्या हैं, और उसको एड्रेस करें और फिक्स करें नेक्स्ट डे के लिए। तो नॉर्मली ये भी नहीं हो रहा होता। तो इसलिए इस प्रोफेशन में प्रोफेशन ज़्यादती हुई है, प्रोफेशन के साथ कोई बंदा मतलब सिंसियरिटी उस तरह काम ही नहीं करे, हर कोई बस अपने उसमें काम किया चला जा रहा है एक लाइन में, रिदम पे। तो कोई इस प्रोफेशन के लिए कोई काम नहीं कर रहा है कि हम अपने लोगों को, क्योंकि ये ऐसा ही है कि जैसे आप एक फ़ौज तैयार करते हैं, तो आपने एक पोत तैयार करनी है कि ये नए लोग आ गए, उनको हमने काम, इनको ये लोगों का माइंडसेट शेफ़ बनने के लिए हम किचन में लगाएंगे, ये मैनेजमेंट के लोग हम इनको मैनेजमेंट में लेके जाएंगे। तो ये आप देखेंगे कि आप विद द पैसेज ऑफ टाइम 10 सालों में आप एक अच्छी रिजीम आप तैयार कर लेते हैं ना। तो ये थोड़ा सा है, इस पे हम भी काम कर रहे हैं। मैं अपने तौर पे भी, बल्कि पाकिस्तान में मैं मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पे जाता हूँ, लेक्चर भी देता हूँ इस पे। तो इंशाल्लाह ताला वेरी सून हम कुछ मैनेजमेंट के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में, ताकि हम ये वाले चीज़ों लोगों को बता सकें कि सही और गलत क्या है। तो ये तो होगी स्टाफ की बात। इसी तरह ऑनर से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोगों की सिलेक्शन है या फिर उनके जो राइट्स हैं, मींस कि उनका जो ख्याल करना है, ओनरशिप देना है, वो जब ख्याल करेंगे तो डेफिनेटली ऐसा नहीं हो सकता कि आप अच्छा कर रहे हो और आपके साथ बुरा हो रहा हो। ये तो मैं इस पे बिल्कुल, मेरा टोटली बिलीव है, आप अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा, अगर आप बुरा करेंगे तो बुरा होगा। तो ये तो सीधी सी बात है, फेमस सेइंग्स हैं, इसमें तो कोई चेंजेस है ही बेसिकली नहीं वो ना। जो एक माहौल है वो बनाना है उस इन्वेस्टर ने या उस ऑनर ने बनाना है जिसका पैसा लगा है। यस, यस, यस। या फिर एक्सपर्ट ने जो उसने एक्सपर्ट हायर ने किया, जो कोई नीचे टीम है वो उसकी। बताए कि रेस्टोरेंट ये ऐसे एग्जैक्टली। होता है। मैं जब सलीम साहब जो मेरे उस्ताद हैं, मैं जो आज जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ, जब मैं बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सारा मैंने उनसे सीखा है। तो वो इंग्लैंड से आए थे, तो वो मुझे मुल्तान से लेके गए थे, मैं उस वक्त वहाँ था। तो वो मेरे से पूछते थे पाकिस्तान में क्या है, क्योंकि वो वहाँ का, उनका प्रोफेशन वहाँ का था, वहाँ का पता था इंग्लैंड का। तो मैंने कहा पाकिस्तान में जी ये करते हैं, हम इस तरह काम को चलाते हैं, ये काम। वो मेरे से पूछते थे ज़्यादा, तो मैं बताता था कि हम पाकिस्तान में इस तरह करते हैं। तो बताते, कह रहा बिल्कुल चेंज है वहाँ पे और यहाँ पे, काम करने का अंदाज़ भी चेंज है, लोगों के रवैये, लोगों के बिहेवियर्स बिल्कुल अलग है, और लोग यहाँ ज़्यादा फ़ायदा पर्सनल लेने की कोशिश करते हैं, रेस्टोरेंट को या कंपनी को फ़ायदा। मैंने कहा जी बिल्कुल ऐसे है यहाँ पे, इसी तरह ही। तो वो माशाल्लाह बड़ा नाम है साउथ पंजाब में, सलीम साहब के बड़े अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, और उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया है, बताया, लोगों को सिखाया कि खाना क्या होता है, स्टैंडर्ड क्या होता है। तो लोग डर से रेस्टोरेंट नहीं बनाते थे उस एरिया में कि यार ये और बना लेंगे, ये अच्छा बना लेंगे। मेरी एक साहब से बात हो रही थी, तो मैंने कहा जी आप अपना रेस्टोरेंट बना लें। तो वो कहते नहीं, सलीम साहब एक और बना लेंगे। तो सलीम साहब माशाल्लाह से एक टेरर था है। मतलब आप उनको इस तरह देखेंगे कि वो बेसिकली ना प्रोफेशनल, प्रोफेशनल। टू प्रोफेशनल। वो रेस्टोरेंट बनाते थे, वो कहते थे मैं रेस्टोरेंट बना रहा हूँ ना, लोग इस तरह बना नहीं सकेंगे, वो कहते थे, और ऐसे ही है, इस तरह बना नहीं सकेंगे। और बिल्कुल एक दफ़ा हर चीज़ कंप्लीटली सेट करके मैनेजमेंट को दे देते थे, फिर खुद पहरा देते थे उसके ऊपर। मैंने जो बात की 3-4 महीने पहरा देते थे कि इस तरह हो रहा है, वो करवाते थे। मतलब प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट करवाना। चूँकि वो खुद इसमें करके आए थे इंग्लैंड में, तो वो फिर उसके बाद चल पड़ता था, फिर कोई इशू नहीं। आज तक ऐसे ही है वो उनके रेस्टोरेंट चल। नईम भाई, मेरा ख्याल है कि अब थोड़ा सा इसको ना क्लोज करते Yes. हैं, और वरना ये तो बहुत बड़ा समंदर है ये जी। तो ख़त्म ही नहीं होना ना। जी, जी, जी। अब हम जाना है ज़रा क्विक फायर की तरफ, मतलब बड़े क्विक टॉपिक की तरफ, बड़े क्विक आंसर की तरफ। क्या पाकिस्तान में, पाकिस्तान के हालात में 2025 में हम आज बैठे हुए हैं और मेरे ख्याल से साल ख़त्म होने में चंद महीने रह गए, क्या रेस्टोरेंट बनाना चाहिए? अच्छा, करंट सिनेरियो में दोस्तों को मना कर रहा हूँ कि अभी थोड़े मुल्क के हालात इस तरह के हैं, थोड़ा वेट करें। यस, ऐसा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान बहुत अच्छा, मतलब प्यारा मुल्क है और हमारा ही मुल्क है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मेरी सबसे, जो बाहर लोग जा रहे हैं, मैं क्यों जा रहे हैं यार, अपना मुल्क तो अपना है ना, मुल्क क्यों छोड़ के जा रहे हैं? ऑल दो कंडीशंस, मुल्क के हालात उस तरह के नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मतलब बेसिकली जो लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, तो वो डेफिनेटली वो लोग डर गए इन चीज़ों से। कल भी कुछ बच्चों से बात हो रही थी। लेकिन यस, बिज़नेस यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में इस वक्त बेस्ट है, तो करना चाहिए। लेकिन करंटली पोजीशन थोड़ी बेहतर हो रही है, ऐसा नहीं है। तो रेस्टोरेंट बिज़नेस तो ग्रो कर रहा है, मतलब इधर देखें आपको, टूरिज़्म पे बड़ा काम हो रहा है, तो बिज़नेस अच्छा है। लेकिन अभी अगर पिछले मैं देखूं, पिछले साल की निस्बत ये साल थोड़ा बेहतर है, क्योंकि लास्ट ईयर तो हमारा 2022-23 से भी पीछे चले गए थे, हम बहुत पीछे चले गए थे बिज़नेस को, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी कोई खास बिज़नेस पे तवज्जो नहीं दे रही। गवर्नमेंट तो बिज़नेस वालों को तंग कर रही है स्टिल। पाकिस्तान में है ही ऐसा
कि अब गवर्नमेंट बजाय इसके कि सपोर्ट करे, बाहर सपोर्ट करते हैं, यहाँ तंग करते हैं, लेकिन हम भी यूज़ टू हुए यहाँ पे उनको डील कर लेते हैं। तो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मतलब मेरा बिलीव बेसिकली है कि आप अगर काम कर रहे हैं, इस नियत के साथ कर रहे हैं कि मैं लोगों के घर चला पाऊँगा, कि अगर आपके 20, 30, 40, 50 लोग आपके रेस्टोरेंट में काम करते हैं, उनके घर चलते हैं, अगर आपकी ये नियत है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका कारोबार ना चले और आप लॉस करें, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ये हमने देखा भी है और हमारी बेसिकली नियत भी यही है कि हम लोगों के घर, अल्लाह ताला हमारे से ये काम लेके हम लोगों के घर चला पाए। तो एक रेस्टोरेंट में 30, 40, 50 लोग काम करते हो, 50 फैमिलीज चल रही होती हैं। तो जब आप ये नियत रखते हो तो फिर डेफिनेटली अल्लाह ताला बरकत डालता है और चल रहा होता है काम। बहुत सारे लोग चला, अभी लेटेस्ट आप देखें कितने ब्रांड्स आए भी हैं और चल भी रहे हैं। तो मैं इसलिए कहूँगा कि ऐसी चीज़ नहीं है, हम कर सकते हैं बिल्कुल। थोड़ा सा देख के, पहले तो आप जंप कर देते थे इसमें, अभी थोड़ा सा आप देख के प्लान करके प्रॉपर अपने फंड्स को देख के फिर रखें ताकि आपको उसमें प्रॉब्लम ना आए कोई। 5 successful tips to avoid failure. वैसे तो इन बातों में काफ़ी सारे कवर हो गए, Obviously, लेकिन डेफिनेटली वन ये है कि सबसे पहले जो मैंने कहा बात, शौक होना चाहिए करना है कि ये हमने करना है और तो फिर होना है। नंबर 2, बेस्ट रिसोर्स की हायरिंग करनी है, एक्सपर्ट लोग हायर करने हैं। नंबर 3 ये है कि जो आइडिया आप देना चाह रहे हैं कस्टमर को, रिटेंशन आपने प्लान करके एग्जीक्यूट करनी है। और इसमें अगर मैं नंबर 1 पे रखूँ तो फूड नंबर 1 पे वैसे हम रखते हैं कि फूड जो है ना, बेस्ट आपने जो भी आपने प्लान किया है, जो भी फूड, फास्ट फूड है, वट जो भी है, वो नंबर 1 आपने ये रखना है कि बेस्ट क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। उसकी जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं बेस्ट आप उसमें शेफ़ को लेके दें और शेफ़ को भी पता होना चाहिए कि ये कैसे यूज़ होंगे। उसके बाद आपकी कस्टमर रिटेंशन है, फिर उसके बाद है टीम मेन। तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो टीम है वो मेन है आपके ना, वो यानी आप देख रहे हैं कोई जंग लड़ रही हो तो टीम लड़ रही होती है ना, आगे फ्रंट पे खेल रहे होते हैं, तो उनको एम्पावर भी करें और उनको खेलने दें। जब आप उनको खेलने देंगे तो आप देखेंगे वो आपकी मतलब सोच से ज़्यादा आगे काम कर रहे होंगे, वो कर रहे होते हैं। जो जिनकी बेस्ट टीम है आप देख रहे हो आगे इस तरह ही चला रहे हैं, इसी तरह ही, चाहे फूड हो चाहे वो कोई बिज़नेस हो, इसी तरह लेके जा रहे हैं पाकिस्तान में। तो ये चीज़ें हैं कि जो आप करके अपने बिज़नेस को सक्सेसफुल कर सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा अगर बरकत वाली बात है तो वो ये है कि जो खाना होता है, क्योंकि हमारा ये नबियों का काम है खाना खिलाना, तो हम खाना खिला रहे होते हैं। तो जो खाना बनता है वो लोगों को ज़्यादा खाना खिलाएं, मतलब ज़्यादा मतलब एक खाना खिलाएं जो स्टाफ का है, स्टाफ को दें, या अदर देन भी लोग होते हैं। तो मुझे किसी जगह ट्रेनिंग का मौका मिला तो मैं वहाँ गया, तो उन्होंने कहा जी अगर बरकत ज़्यादा करनी है तो बस जो स्टाफ है ना उनके खाने में कमी नहीं करनी, उनको भी वही खाना खिलाएं जो आप अपने कस्टमर के लिए खाना खिलाते हैं, मतलब जो भी होता है। लेकिन डेफिनेटली एक स्टाफ मेस बनाते हैं हम लोग, एक उसका मेन्यू बना होता है, वो बनाएं, लेकिन इंग्रेडिएंट्स चीज़ें वैसे उनको अच्छी बना के दें। तो वो अब जब उनका ख्याल रखते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों का ख्याल रखें और लोग आप और अल्लाह ताला बरकत ना डाले, ये नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनका बजट, जो स्टार्टअप से जिनका बजट अंडर 10 मिलियन है, वो कहते हैं हम एक अच्छा सेटअप बनाना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं, उनकी मेंटोरशिप के लिए आपने कोई प्लान बनाया हो या आप उनको कोई ऑन बोर्ड करना चाहते हो, उस हवाले से कोई बात? अच्छा, एक लास्ट ईयर हमने थोड़ी वर्किंग की थी, लेकिन अभी इससे इनिशिएट भी करेंगे इंशाल्लाह ताला, आप भी साथ होंगे, मिलके हम करेंगे इसको, कि हम चाह रहे हैं कि पहले ना जिनका बजट कम है, हम चाह रहे हैं पहले उनको ऑन बोर्ड करके उनको काम सिखाया जाए, पहले उनको बताया जाए ये काम है क्या, इसके क्या पैरामीटर्स हैं, अच्छी और बुरी बातें क्या है इस बिज़नेस की। मतलब एक इन्फॉर्म डिसीजन होगा। हाँ, जो भी डिसीजन होगा इन्फॉर्म डिसीजन होगा। यस, पहले हम उनको ऑन बोर्ड करें और उनको हम ट्रेनिंग कराएं, सिखाएं अपने रेस्टोरेंट्स में, उनको इंटर्नशिप करवाएं और उसको मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन दें बेसिकली कि इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, इसके सर्विसेज क्या होती हैं, क्या मतलब होता है सर्विस, हम सर्विस की नॉर्मल सी बात है लेकिन बेशुमार चीज़ें इसके अंदर है, और फूड क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, किन चीज़ों को अब वेस्टेज हो रही होती है लेकिन हमने कितना फोरगो कर सकते हैं, करने के बाद फिर स्टेप लिया जाए। और फिर मतलब कम बजट हो चाहे ज़्यादा बजट हो, आइडिया क्रिएट हो जाता है तो वो फिर हो जाता है। और देखें आजकल तो आपको पता है लोग इन्वेस्टर तो बहुत सारे हैं कि वो करना चाहते हैं, लेकिन कोई अच्छा आइडिया दे और कोई करना चाहे तो हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स की सूरत में भी बेशुमार लोग हैं, कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि ऑनेस्टी, उसमें डेडिकेशन, सारी चीज़ें नंबर 1 पे रखेंगे ऊपर, तभी हो पाएगा। तो हम यही चाह रहे हैं कि उनको ऑन बोर्ड करें, ट्रेनिंग करें, सिखाएं और फिर एग्जीक्यूशन पे लेके जाएं और साथ सपोर्ट भी करें उनको।
ताकि उनको सक्सेस रेट में उनको आसानी हो कि इनके साथ खड़े रहें हम लोग, मतलब जब तक वो हो नहीं जाता। मेंटोरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस 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 एग्जैक्टली। बड़े शहर या छोटे शहर? छोटे शहर। क्यों? छोटे शहर इसलिए कि मतलब दो तीन चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती है छोटे शहरों की। एक तो कम लोग होते हैं, वो आपको सारे जानने लग जाते हैं और वो जानना चाहते हैं। आपके साथ फ्रेंडशिप बन जाती है रेस्टोरेंट के साथ। वो उनका रेस्टोरेंट जो भी, अगर बेस्ट रेस्टोरेंट अगर आप बना रहे हैं तो वो वहाँ का मतलब आप कह लें कि वो उनका सेकंड होम होता है, यार हमारा सेकंड होम है कि, और वो खुद से रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। बड़े शहरों में ये चीज़ नहीं होती है, नंबर वन। नंबर टू ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कम लगती है, ठीक है, लोकेशन भी मिल जाती है, अच्छी लोकेशन भी मिल जाती है, इन्वेस्टमेंट भी कम लगती है, और रेवेन्यू ज़्यादा ले आते हैं आप लोग। मतलब सेल्स भी आपकी सारी सेल्स शहर की आप उठा रहे होते हैं। अभी हम कर भी रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में, छोटे शहरों में हमने किया वहाँ का जो, अच्छा अब बड़े शहरों का और मैं वहाँ का थोड़ा बताऊँ, अगर मैं जो प्रैक्टिस करंटली चल रही है तो वहाँ का जो प्रॉफिट है, वहाँ का जो स्टाफ है, वहाँ का जो सेल्स है वो स्टेगनेंट है। यहाँ की वेरिएशन हो रही है बड़े शहरों में। Okay. आपको थोड़ा सा मसला है तो सेल्स आपकी ड्रॉप ऊपर नीचे हो रही है। वहाँ का कुछ भी नहीं है, बिल्कुल थ्रू आउट चल रहा है, एक जैसा चल रहा है, तो आप बजटिंग बड़ी आसानी से कर लेते हैं। तो छोटे शहरों में अच्छा स्टाफ की रिटेंशन आपकी बड़ी अच्छी होती है, लोग नहीं छोड़ के जाते हैं आपको, तो मतलब बेस्ट अगर आपने बनाया हो तो वो आपके पास ही रहते हैं, मतलब यही है। और घर भी उनका उधर होता है, कस्टमर रिटेंशन बहुत अच्छी होती है। तो ये मुझे 5-6 चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको हर तरह से अट्रैक्ट करती हैं कि छोटे शहर ज़्यादा बेहतर है। लॉयल कस्टमर मिलते हैं लॉयल आपको। कस्टमर में। ओके, दैट्स द पॉइंट। नईम भाई, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया और बहुत कुछ हमें सीखने का मौका भी मिला आपसे। और मेरी वालदा, जब भी हम घर में डिस्कस करते हैं कि फ़ूड का बिज़नेस को लेके, तो मेरी वालदा हमेशा से एक एडवाइस करती है कि बेटा, जो खाना आप खुद ना खा सकते हो दूसरों को नहीं खिलाना। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, फिर बहुत इसी अच्छी तरह बात हमारे एडवाइस। एक मेंटोर हैं, वो अक्सर कभी मीटिंग के अंदर ये बात करते हैं कि जब आपकी नीयत अच्छी हो तो ये हो नहीं सकता कि आपको कामयाबी ना मिले। बिल्कुल ऐसी, एग्जैक्टली ऐसी। तो थैंक यू एग्जैक्टली सो ऐसी मच आप। नईम भाई। वेलकम सर। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पाकिस्तान में आपने इनिशिएटिव लिया। पाकिस्तान में इस पे कोई काम नहीं कर रहा। लोग रेस्टोरेंट्स, बड़े बड़े ब्रांड्स बना लिए लोगों ने, लेकिन इसको जैसे पढ़ाना होता है लोगों को, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। कोई इंस्टीट्यूशन एक दो है, लेकिन वहाँ के जो स्टूडेंट्स आते हैं तो वो इतने केपेबल नहीं होते हैं कि वो रेस्टोरेंट पे डायरेक्टली काम कर सके। उनको फिर से हमें रेस्टोरेंट पे ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि बेसिकली उनका मेथड थोड़ा सा जो मतलब मेरी एडवाइस ही हो सकती है, या मे बी वो ज़्यादा बेहतर समझते हो कि लोगों को ना प्रैक्टिकली भी करवाएं। सिवाय पढ़ा रहे होते हैं तो प्रैक्टिकल में जब आते हैं बच्चे फिर रह जाते हैं। तो है इंस्टीट्यूशन एक दो, लेकिन वो उस तरह सक्सेसफुल नहीं है, और सिर्फ मुझे लगता है वो पैसे बना रहे हैं। जब आपकी सोच पैसे बनाने पे हो तो फिर डेफिनेटली वो आप उस तरह डिलीवर नहीं कर पाते। पैसे के साथ आपने मेन फोकस है डिलीवरी, कि आपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये उनके अंदर चीज़ पैदा कर दी है कि वो करेंगे ये काम ना। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ऐसी है कि बच्चे ने पढ़ तो लिया डॉक्टर, लेकिन वो कहते हैं मैं अब डीएसपी बनूंगा, ठीक है, मैंने अब इधर चले जाना। हमने पढ़ा दिया उसको, कुछ कंप्यूटर उसका शौक था, हमने वो करवा दिया, लेकिन पाकिस्तान में है ऐसे डॉक्टर जो बाद में सीएसएस करके एग्जैक्टली मैं इसलिए पुलिस कह रहा हूँ, डिपार्टमेंट में। इसलिए कह रहा हूँ, तो बहुत सारे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का तो इंटायरली डिफरेंट हुआ है। तो अगर हम करवा रहे हैं ये सही से, उनको पढ़ाएं, उनके ट्रेनिंग करवाएं, ताकि वो फिर अपना प्रोफेशन कैरियर इसमें देखें। और इसका कैरियर प्रोफेशनल बहुत अच्छा, मैं बैठा हूँ आपके सामने और बेशुमार लोग हैं तो जिन लोगों ने बनाए और बहुत सक्सेसफुली चलाए। आप माशाल्लाह खुद भी इस प्रोफेशन में हैं, और आप मैं देखता रहता हूँ, आप अच्छा काम भी कर रहे होते हैं, और अच्छा टीम को भी लेके जा रहे होते हैं, मोटिवेशन आप दे रहे होते हैं, तो कर सकते हैं। तो बस ये हमें हमें सबको मिल के अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, जब जितनी अल्लाह ताला ने आपको एक ये नॉलेज दिया है वो डिलीवर करें दूसरों लोगों में, ताकि लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। आपने मतलब अल्लाह ताला ने आपको दिया, अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है कि यार आपको ये नॉलेज मिल गया है, तो अब आपकी ज़िम्मेदारी है, ड्यूटी है आपकी कि ये नीचे तक पहुँचाएँ, लोगों तक पहुँचाएँ। तो बस इंशाल्लाह मिल के इस प्लान को आगे लेके चलेंगे, सब मिल के करेंगे इंशाल्लाह ताला इस प्लान को। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। नईम साहब का तो हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें टाइम दिया, और मुझे हमेशा इनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और यंग लोग जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे, इस इंटरव्यू को देखेंगे, उनको मैं एक एडवाइस करना चाहूँगा कि ये जो हॉस्पिटैलिटी लाइन है, ये एक बहुत अच्छा कैरियर भी बन सकता है। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इसकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारे यहाँ पे बदकिस्मती से मतलब एक जो रेस्टोरेंट लाइन है उसको उस तरह से कंसीडर नहीं किया जाता। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में वेटर हैं
तो उसको मतलब है कि उस तरह से कंसीडर नहीं किया जाता, वो रिगार्ड नहीं दिया जाता। लेकिन हालांकि अगर आप इसको देखा जाए तो ये पूरी एक स्किल्ड जॉब है, एक स्किल्ड काम है। मतलब आप एक डिश वॉशर से स्टार्ट करते हैं, बस बॉय हैं, वेटर हैं, या आप किचन में आप एज ए हेल्पर काम करते हैं, बाद में आप एक अच्छी पोजीशन पे चले जाते हैं। इसके जितने भी डिपार्टमेंट है वो सारा का सारा स्किल्ड काम है। आप रेस्टोरेंट मैनेजर हैं या आप ऑपरेशन की किसी पोजीशन के ऊपर हैं, तो पाकिस्तान से बाहर भी इसकी बहुत सारी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपको मिल सकती हैं। और अगर आप अच्छा रेस्टोरेंट पाकिस्तान में स्टार्ट करना चाहते हैं कम बजट के साथ, तो आप नईम साहब से रब्ता कर सकते हैं। डेफ़िनेटली वो आपको एक अच्छा एडवाइस भी करेंगे, एक अच्छा अच्छा प्लान भी आपको डेवलप करके दे सकते हैं आप, क्योंकि सीखने से ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं और लर्निंग वाला फ़ेज़ कभी स्टॉप नहीं होना चाहिए। तो हमें सीखते रहना चाहिए, हमने सीखते रहना है और हमने इसी तरह से आगे बढ़ना है, जॉब्स क्रिएट करनी है और पाकिस्तान को एक खुशहाल मुल्क बनाना है। थैंक यू सो मच। चलें नईम चलो भाई, जी, थैंक यू सो मच चला। नईम भाई, थैंक यू।